फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 541 अमेलिया और सेराफिन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 541 अमेलिया और सेराफिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 541 अमेलिया और सेराफिन। पिछले अध्याय 540 को कुछ विवरणों को ठीक करने के लिए संपादित किया गया है। रिया, उसकी माँ और उसकी दादी शाही कल्पित बौने हैं, उच्च कल्पित बौने नहीं। मैंने यह अध्याय लिखते समय ये गलती की, कृपया इस पर ध्यान दें। अंडरस्को कमरे में जो पेड़ के घर जैसा दिखता था, वहाँ एक बहुत ही शांत और सुंदर पुस्तकालय था। दीवारें मजबूत लकड़ी और स्पष्ट कांच का मिश्रण थीं। इससे बहुत सारी धूप अंदर आती है और बाहर सुंदर हरे पेड़ और पौधे दिखाई देते हैं। कमरा किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था, जिसमें पुरानी कहानियों से लेकर बहुत पहले के महत्वपूर्ण लेखों तक सभी तरह की किताबें रखी हुई थीं। अलमारियां चमकदार लकड़ी से बनी थीं, जो चारों ओर गर्म रोशनी फैला रही थीं। और कमरे में सिर्फ बाहर पेड़ ही नहीं थे, बड़े ऊंचे पेड़ सीधे फर्श से ऊपर की ओर उगे हुए थे। उनकी पत्तियां ऊपर एक तरह की छत बना रही थीं। पत्तियों के माध्यम से सूरज की रोशनी आती थी और फर्श और दीवारों पर सुंदर आकृतियां बनाती थी। बैठने के लिए हरे पेड़ों और पौधों के ठीक बगल में मुलायम तकियों और कुर्सियों के साथ आरामदायक कोने और जगहें थीं। इससे ऐसा महसूस होता था कि बाहरी दुनिया और कमरा सब एक बड़ी जगह है। इस अद्भुत कमरे में दो खूबसूरत महिलाएं एक सोफे पर बैठी थीं। उनमें से एक ने कहा, बड़ी बहन, हमें अपनी रिया को उस ड्रैगन किंग से दूर रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी बहन, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम एक ड्रैगन को हमारे सेलेस्टियल टेरन की रॉयल एल्वेन राजकुमारी से शादी करने की अनुमति देती हो तो एल्डर्स कितने नाराज होंगे। बोलने वाली महिला सेलेस्टियल टेरन साम्राज्य की वर्तमान एल्वेन महारानी की बहन थी। उसका नाम सेराफिन था। रिया और उसकी बड़ी बहन की तरह ही उसके भी लंबे सुंदर चांदी के बाल और लंबे एल्फ कान हैं। उसके माथे पर बैंग्स थे। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके स्तन मामूली आकार के थे और एक बड़ा गोल गधा था। वह गोरी थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं। उसने जो सफ़ेद पोशाक पहनी थी, वह उसके शरीर को कसकर जकड़े हुए थी और उसके कर्व्स को उभार रही थी। उसने अपने बालों में दो फूल जैसे आभूषण भी पहने थे। वहाँ एक महिला सोफे पर बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। वह महिला रिया की तरह ही दिख रही थी। वास्तव में वे दोनों माँ और बेटी से ज़्यादा जुड़वां लग रही थीं। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये दोनों माँ और बेटियां हैं, क्योंकि वे दोनों एक जैसी दिखती थीं। उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि इस महिला के स्तन और नितंब रिया की तुलना में थोड़े बड़े थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया की माँ ने एक साधारण पोशाक पहनी थी। अपनी छोटी बहन के विपरीत उसकी पोशाक इतनी खुली नहीं थी। सेराफिन ने गंभीर चेहरे के साथ उन सभी समस्याओं को सामने रखा जो रिया और आदित्य की शादी होने पर आ सकती हैं। रिया को यहाँ की अगली महारानी माना जाता है न? वह प्रकृति की देवी भी है। हम उसे किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी करने दे सकते हैं जो हम में से एक भी नहीं है, एक एल्फ। अगर वह उससे शादी करती है तो वह चली जाएगी और स्टारिन साम्राज्य में रहेगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए लोग हमें और उसे कितना नापसंद करेंगे? और अगर वह चली जाती है तो नेता के रूप में आपकी जगह कौन लेगा? सेराफिन ये कहने की कोशिश कर रही थी कि यह पूरा मामला पूरे महाद्वीप में अराजकता पैदा करेगा। रिया की माँ, जो वर्तमान महारानी है, ने वह किताब रख दी जो वह पढ़ रही थीं। उन्होंने अपनी छोटी बहन सेराफिन की ओर देखा और धीरे से बोली, बस सेराफिन, मुझे पहले से ही पता है कि क्या गलत हो सकता है। सेराफिन अभी भी चिंतित थी। उसने धीरे से सुझाव दिया, अगर तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है तो ऐसा क्यों होने दो? तुम्हें उनका रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। रिया को हमारे ही लोगों में से किसी एक से शादी कर लेनी चाहिए, एक एल्फ आदमी से। इस तरह हम अपनी पारिवारिक परंपराओं को जारी रख सकते हैं। मेरी प्यारी बहन, इस बारे में सोचो। मेरा बेटा रिया के भावी पति के रूप में एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। वे बचपन से ही दोस्त हैं। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और अगर रिया उससे शादी कर लेती है तो हमारे परिवार का एल्फ खून शुद्ध रहेगा। इसके अलावा रिया को दूर नहीं जाना पड़ेगा, वह तुम्हारे करीब रह सकती है। सेराफिन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एमेलिया हमेशा रिया के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी और उसे अपने पास रखना चाहती थी। सेराफिन ने देखा कि उसकी बातें उसकी बड़ी बहन को सोचने पर मजबूर कर रही थीं। इससे वह बहुत खुश हुई। लंबे समय से वह उम्मीद कर रही थी कि रिया उसके बेटे से शादी करेगी। इस तरह की शादी उसके और उसके बेटे दोनों के लिए कई मायनों में बहुत अच्छी होगी। वर्तमान महारानी और रिया की माँ अमेलिया ने अपनी छोटी बहन सेराफिन की ओर देखा। उसकी बहन जो कह रही थी उसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन वह अपनी बेटी से बात किए बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती थी। अमेलिया ने मन ही मन सोचा, रिया ने मुझे लिखा है कि वह आदित्य के साथ घर आ रही है। यह मेरे लिए उससे मिलने और ये देखने का एक अच्छा मौका होगा कि वह किस तरह का आदमी बन गया है। सेराफिन, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मैं वाकई रिया और आदित्य से मिलना चाहती हूँ। वे आज घर आ रहे हैं, तुम्हें पता है।
तुम्हारा बेटा एक अद्भुत युवा एल्फ है, लेकिन मैं रिया को ऐसी शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो उसे खुश नहीं रखेगी, अमेलिया ने कहा, उसकी आवाज़ अपनी बेटी के लिए प्यार से भरी हुई थी। अमेलिया अच्छी तरह जानती थी कि रिया आदित्य से कितना प्यार करती थी। उसे आदित्य की वह उम्र भी याद थी जब वह सिर्फ एक छोटा लड़का था। पिछले कुछ सालों में चीज़ें बदल गई थीं और दोनों परिवार पहले जितने करीब नहीं रहे, लेकिन अमेलिया को अब भी लगता था कि आदित्य को एक मौका मिलना चाहिए। वह खुद देखना चाहती थी कि क्या वह उसकी बेटी के लिए सही व्यक्ति है। अपनी बहन की बातें सुनकर सेराफिन के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थी। वह अपनी बड़ी बहन के बारे में भी बुरा सोच रही थी कि उसने उसकी योजना से तुरंत सहमति क्यों नहीं जताई। बड़ी बहन, आपको बता दूं कि 10 बुजुर्गों के पास इस बारे में आपसे कुछ कठिन सवाल हो सकते हैं, सेराफिन ने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान बनाए रखते हुए चेतावनी दी। 10 बुजुर्ग सेलेस्टियल टेरन में वास्तव में महत्वपूर्ण लोग हैं, जो सभी प्रकार की चीज़ों की देखभाल करते हैं। चीज़ों को कैसे चलाया जाए, इस बारे में उनका लगभग उतना ही कहना है जितना महारानी अमेलिया का है। दूसरे शब्दों में, इन 10 बुजुर्गों के पास जो राजनीतिक शक्ति है, वह महारानी के बराबर है। मुझे इस बात का पता है, चिंता मत करो, अमेलिया ने जवाब दिया। वह थोड़ी थकी हुई और निराश लग रही थी। जब उसने 10 बुजुर्गों के बारे में सोचा तो वह थोड़ा परेशान महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। पिछले कुछ महीनों से वे सिरदर्द के अलावा कुछ नहीं रहे हैं। जब भी वह कोई नया कानून बनाना चाहती थी या कुछ बदलना चाहती थी, तो वे उससे लड़ते थे या चीज़ों को मुश्किल बना देते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ बड़ी बहन। अपना ख्याल रखना, सेराफिन ने आखिरकार कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। उसे कुछ और ज़रूरी काम करने थे। ठीक है, रिया के आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। सेराफिन ने सिर हिलाया। अमेलिया ने एक क्षण के लिए सेराफिन की पीठ की ओर देखा, फिर वह पढ़ने में लग गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। आदित्य और रिया आलीशान शाही गाड़ी में बैठे और रिया के पारिवारिक घर की ओर चल पड़े। एल्विन सोसाइटी ऐसी जगह थी जैसी आदित्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि वे राजधानी शहर के ठीक बीच में थे, लेकिन उनके चारों ओर बड़े बड़े ऊंचे पेड़ थे। ये शहर के बीचों बीच एक जंगल जैसा लग रहा था। जहां देखो वहां पेड़ ही पेड़ थे। कुछ घर लकड़ी से बने थे, जिन्हें काटकर आरामदायक दिखने वाले घरों का आकार दिया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि कुछ घर बड़े पेड़ों के तने के अंदर ही बनाए गए थे। हवा में महसूस होने वाला एहसास वाकई शांत और सुकून देने वाला था। और पेड़ों की शाखाओं पर और भी घर थे। ये ट्री हाउस वाकई कला के काम थे, हर एक अनोखा और बहुत सुंदर था। मैं इस अद्भुत जगह पर पहले क्यों नहीं आया, आदित्य ने मन ही मन सोचा। सेलेस्टियल टेरन एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी। वहां जाकर उसे बहुत शांति और सुकून महसूस हुआ। पूरा शहर प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग जैसा लग रहा था, जहां ऊंचे पेड़ और लकड़ी के घर प्राकृतिक परिवेश में पूरी तरह घुल मिल गए थे। यह एक सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था और आदित्य पूरी तरह से शांति महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया है, जो दूसरे महाद्वीपों के शहरों से बहुत दूर थी। सेलेस्टियल टेरन अनोखा था और वह इसकी खास वाइब को महसूस कर सकता था। क्या यह आम बात है कि कल्पित बौने ज्यादातर फल और सब्जियां खाते हैं? आदित्य उत्सुक था क्योंकि उसका सेनापति स्कॉट, जो एक डार्क एल्फ था, हमेशा मांस की बजाय सब्जियां खाता था। दूसरी ओर उसका दोस्त जोश, जो एक जानवर था, उसे किसी भी चीज़ से ज्यादा मांस पसंद था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये सभी कल्पित बौनों के लिए एक जैसा नहीं है। बहुत समय पहले कल्पित बौनों के कुछ समूह केवल फल, सब्जियां और मेवे खाते थे। उनके लिए मांस खाना एक बहुत बुरी चीज़ के रूप में देखा जाता था, लगभग एक दुष्कृत्य की तरह। भले ही हमारे साम्राज्य के एक साथ आने के बाद से इनमें से कई समूह अब मौजूद नहीं हैं, फिर भी कुछ परिवार खाने के इस तरीके का पालन करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है। इन दिनों हम में से कई लोग मांस खाते हैं, लेकिन हम अभी भी सब्जियां थोड़ी अधिक पसंद करते हैं। मेरे लिए, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि मैं क्या खाता हूँ। मेरे लिए जो मायने रखता है वह यह है कि भोजन वास्तव में स्वादिष्ट हो। आदित्य ने समझ में सिर हिलाया। उसे इस अनोखी और खूबसूरत जगह के खान पान के रीति रिवाजों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प लगा, जहां प्रकृति और परंपराएं इतने सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक दूसरे से मिली हुई हैं। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 542-543 उल्टी भूमिकाएं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 543 उल्टी भूमिकाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अध्याय 542 543 उल्टी भूमिकाएं। घर में आपका स्वागत है लेडी रिया। रास्ते के दोनों ओर नौकरानियों की एक कतार खड़ी थी। जैसे ही रिया और आदित्य शाही गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनके चेहरे गर्मजोशी और स्वागत से भरे हुए थे, जो उनकी महिला के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे थे। जैसे ही रिया गाड़ी की सीढ़ियों से दूर गई, नौकरानियों का ध्यान आदित्य पर चला गया। इस्तारिन साम्राज्य के सम्राट, हमें स्वर्गीय भूभाग में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, उन सभी ने एक साथ कहा और अपने सिर को इस तरह झुकाया जिससे गहरा सम्मान प्रकट हुआ। आदित्य ने अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए एक पल के लिए रुक गया। उसके ठीक सामने एक अनोखा और खास तरह का घर था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी विशाल, जीवित पेड़ की लकड़ी से बनाया गया हो। घर की चौड़ाई और लंबाई उसके द्वारा देखे गए ज्यादातर बड़े घरों से थोड़ी कम थी, लेकिन ये बहुत ऊंचा था। छत पर नर्म, हरी काई जमी हुई थी, जिससे पूरी इमारत एक विशाल पेड़ जैसी लग रही थी। घर के किनारों से पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई थीं और वे शाखाएं हरी पत्तियों से ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो घर अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया का ही एक हिस्सा हो। ऊपर देखने पर आदित्य ने देखा कि घर के सबसे ऊपरी हिस्से में और भी शाखाएं निकली हुई थीं। इन बड़ी शाखाओं के बीच में हरी काई उग रही थी। ये बड़ी शाखाएं पत्तियों से ढकी हुई थीं, इतनी कि पूरा घर हरे रंग की चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। यह नज़ारा विस्मयकारी था और आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया हो। मुख्य घर के चारों ओर इसी तरह से बने कई अन्य छोटे घर थे। प्रत्येक घर बड़े ढांचे का एक छोटा संस्करण जैसा था। इन पेड़ों से बने घरों के बीच पानी की एक छोटी सी धारा धीरे धीरे बह रही थी, जो क्षेत्र में शांति की भावना को बढ़ा रही थी। ऊपर की शाखाओं को देखते हुए आदित्य ने पक्षियों को आराम से बैठे चहचहाते हुए देखा। कुछ ने तो पेड़ों की शाखाओं के कोनों और दरारों में घोंसले भी बनाए थे। तो तुम्हें क्या लगता है? रिया ने पूछा। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये सचमुच बहुत सुंदर है, आदित्य ने उत्तर दिया, अभी भी अपने आसपास के जादुई दृश्य को निहार रहा था। रिया ने आगे कहा, देखिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके बीच ही घर बना सकते हैं। बस इसके बारे में अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और यह मदद करता है कि हम में से कुछ लोगों के पास एक अनोखी क्षमता है। हम पौधों को कैसे विकसित करें, इसे नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें अपनी पसंद के अनुसार आकार दे सकते हैं। आप यहाँ जो पेड़ देख रहे हैं, वे सिर्फ लकड़ी नहीं हैं, वे जीवित प्राणी हैं। वे एक खास किस्म के पेड़ हैं जिनके तने में प्राकृतिक रूप से खोखलापन होता है। हमने सिर्फ उन खोखले हिस्सों को बड़ा किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निर्माण का ये तरीका पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने ध्यान से सुना और जितना ज्यादा उसने सुना उतना ही वह आश्चर्यचकित होता गया। जीने का ये तरीका प्रकृति के प्रति इतना सम्मानपूर्ण लग रहा था और फिर भी यह इतना कार्यात्मक और सुंदर भी था। कम से कम यह उसके लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव था। आदित्य ने कहा, इसके अलावा ये वृक्ष ग्रह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और व्यस्त शहर में घरों के लिए पर्याप्त स्थान खोजने की समस्या से निपटने में ये बहुत सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि अपने साम्राज्य में इस शैली के निर्माण को आजमाना बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम इस बारे में किसी और समय बात कर सकते हैं। हमें अभी मेरी माँ से मिलना चाहिए। वह हमारा इंतजार कर रही है, रिया ने कहा। उसने अपनी माँ को कुछ हफ्ते पहले ही उनके आने की सूचना दे दी थी। उन्हें एक हफ्ते पहले पहुंचना था, लेकिन साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित चीजें सामने आईं, जिससे उन्हें घबराहट होने लगी। इस्टारिन साम्राज्य के सम्राट होने के बावजूद रिया की मां से मिलकर उनकी बेटी से शादी करने के बारे में बात करने का विचार उनके लिए थोड़ा नर्वस करने वाला था। अरे यार, मुझे उम्मीद है कि वह बहुत सख्त किस्म की नहीं होगी। इससे सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा, आदित्य ने खुद से सोचा। वह जानता था कि अमेलिया रिया के लिए बहुत सुरक्षात्मक थी। जब रिया उसके साथ रहने के लिए अपना घर छोड़कर चली गई थी, तो अमेलिया ने अपनी बेटी को लगभग हर दिन पत्र लिखकर उसे वापस आने के लिए विनती की थी। इससे वह आगामी मुलाकात को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया। मैं तैयार हूँ, रिया ने आदित्य का हाथ गर्मजोशी से पकड़ते हुए कहा और उसे देखकर मुस्कुराए। वे दोनों उसके अनोखे ट्री हाउस की ओर साथ साथ चल दिए। उनके पहुंचने पर एक नौकरानी दरवाज़ा खोलने के लिए वहां मौजूद थी। एक बार जब वे अंदर पहुंचे, तो आदित्य को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पेड़ के घर के अंदर का हिस्सा बिल्कुल आम घर जैसा ही था। यह इतना मिलता जुलता था, वास्तव में, कि अगर आपको पता न हो कि आप पेड़ पर हैं, तो आप चारों ओर देखकर कभी नहीं बता पाएंगे। दरवाजे के ठीक सामने नौकरानियों ने सोच समझकर उनके लिए 2 जोड़ी चप्पलें रख दी थीं, ताकि वे उन्हें पहन सकें। आदित्य ने रिया का अनुसरण किया, घर के अंदर कदम रखने से पहले अपने पैरों को चप्पलों में डाल लिया। नौकरानियां प्रवेश द्वार पर ही रहीं। रिया और आदित्य के हॉल से नीचे जाने पर वे साथ नहीं आईं। वे लगभग 4 मीटर लंबे गलियारे से होते हुए आखिरकार लिविंग रूम में दाखिल हुए। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे, तो आदित्य ने देखा कि वहां एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी थी। वह रिया जैसी दिख रही थी और अगर कोई उसे बताता कि वे जुड़वा हैं, तो वह उस पर यकीन कर लेता। बस असली अंतर यह था कि यह महिला रिया की तुलना में ज्यादा बड़ी लग रही थी और उसकी छाती थोड़ी बड़ी थी। आदित्य को यह स्पष्ट था कि यह रिया की माँ अमेलिया ही होगी। माँ,
रिया अपनी खुशी को रोक नहीं सकी और वह दौड़कर कमरे में आए और अपनी माँ को गले लगा लिया। अमेलिया भी जहाँ बैठी थी वहाँ से उठी और अपनी बेटी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। उन्होंने अपनी यात्रा को एक हफ्ते के लिए टालने के लिए कुछ देर तक एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा। अच्छा लग रहा है, आदित्य ने सहमति जताई। हालांकि वह कुछ मिनटों के लिए भी अपनी खुशी को नहीं भूल पाया, वह पूरी तरह से उनके पुनर्मिलन की खुशी में खो गया था। आदित्य एक तरफ खड़ा था। इस भावुक पल के दौरान वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह बस माँ बेटी के मिलन को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार लंबी गले मिलना खत्म हुआ। रिया अपनी माँ की ओर मुड़ी और बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मिलें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अमेलिया ने अचानक उसकी बात काट दी। मैं जानती हूँ कि वह कौन है। वह आदित्य के पास गई, उसकी आंखों में सीधे देखा और बोली, तो तुम ही वह आदमी हो जिसने मेरी बेटी को महीनों तक मुझसे दूर रखा, है न? अमेलिया उन महीनों के बारे में बात कर रही थी जब रिया आदित्य के साथ स्टारिन एम्पायर में रही थी। आदित्य उसके ठंडे शब्दों से अचंभित रह गया। उसने रिया की ओर देखा, उसके चेहरे पर किसी तरह का स्पष्टीकरण ढूंढने लगा। रिया भी अपनी माँ के ठंडे स्वागत से हैरान थी। माँ, क्या हो रहा है? अमेलिया ने सख्ती से कहा, ऐसा मत सोचो कि मेरी बेटी से शादी करना कोई आसान काम होगा। क्या? आदित्य हैरान रह गया। उसे पहले से ही यह एहसास था कि अमेलिया की स्वीकृति पाना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत ही अपनी अस्वीकृति में इतनी सीधी बात कह देगी। क्योंकि अमेलिया ने रिया को फिर से गले लगाया और धीरे से अपना गाल अपनी बेटी के गाल पर रगड़ने लगी। वह एक बच्चे की तरह रो रही थी। मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को किसी से कैसे छीन सकती हूँ? उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप उठी और वह रोने लगी, अभी भी अपना गाल रिया के गाल से सटाए हुए। आदित्य वहीं खड़ा रहा, थोड़ा हैरान। मैंने सोचा था कि वह ज्यादा सख्त और गंभीर होगी, लेकिन वह बिल्कुल अलग ही रूप दिखा रही है। फिर भी कोई भी निर्णय लेना अभी जल्दबाजी होगी, उसने मन ही मन सोचा। रिया ने आदित्य को कुछ असहाय भाव से देखा, जैसे कह रही हो, मैं क्या कर सकती हूँ? वह हमेशा से ऐसी ही रही है। आदित्य ने बस सिर हिलाया। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह समझ गया है, भले ही स्थिति उसके लिए थोड़ी अजीब और मज़ेदार थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद रिया आखिरकार अपनी माँ को शांत करने में सफल हो गई। फिर भी उसकी माँ उससे कसकर चिपकी रही, आदित्य की तरफ सतर्क नज़रों से देख रही थी, जैसे वह कोई चोर हो जो उसकी बेटी को छीनने के लिए बाहर निकला हो। उसका सुरक्षात्मक व्यवहार उसे एक माँ बिल्ली की याद दिलाता था, जो अपने बिल्ली के बच्चों के बहुत करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर फुफकारने और झपटने के लिए तैयार रहती है। आदित्य ने यह नज़ारा देखा, उसे यह अजीब तरह से मनोरंजक लगा। उसे कबूल करना पड़ा कि अमेलिया के अति सुरक्षात्मक व्यवहार कुछ हद तक प्यारे थे, लगभग एक चिंतित बिल्ली को देखने जैसा। उस पल में उसे लगा कि वह एक प्यारी, थोड़ी उग्र बिल्ली को देख रहा था। उसी समय रिया अपनी माँ के चेहरे पर रुमाल से धीरे से थपथपा रही थी और उसके आंसू पोंछ रही थी। उसका दूसरा हाथ अपनी माँ के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था, जो भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से सहारा दे रहा था। इस आदान प्रदान को देखकर आदित्य को आश्चर्य हुआ कि कैसे भूमिकाएं उलट गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रिया अब माता पिता बन गई थी, जो अपनी माँ को दिलासा और आश्वस्त कर रही थी। पूरे दृश्य ने उसे थोड़ा अवाक कर दिया, फिर भी वह बहुत भावुक हो गया। मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? आदित्य ने मन ही मन सोचा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। If you want to earn 390,000 rupees per day, follow these steps. Do this for 15 minutes and earn 292,000 rupees a day. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 543-544 अमेलिया से बातचीत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 544 अमेलिया से बात करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 543-544 अमेलिया से बातचीत। थोड़ी देर बाद अमेलिया अंततः शांत हो गई। अब तीनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। अमेलिया अब तक शांत हो चुकी थी। रिया, हमें अकेले में बात करने का कुछ समय दो। अमेलिया की आवाज़ और रवैया बहुत गंभीर हो गया। अभी एक सेकंड पहले वह टूटी हुई और बहुत दुखी दिख रही थी और अब वह बहुत गंभीर थी। रिया झिझकी, लेकिन आदित्य ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रिया ने भी सिर हिलाया और जाने के लिए खड़ी हो गई। और एक बात, कृपया हमारी बातें सुनने की कोशिश मत करना। ये सुनकर रिया अजीब तरह से हंसी और फिर उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। चूंकि उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी कि वह दरवाजे के पीछे खड़ी होकर हमारी बातें न सुने, इसलिए उसने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। मध्य 5वें क्रम के साधक के रूप में रिया की इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील थीं। यदि रून मंत्र न होते तो वह अपने कमरे से भी सुन सकती थी कि उसकी माँ आदित्य से क्या कहने जा रही थी।
लेकिन इस दुनिया में साधक के हर घर में कुछ ऐसा होता है जो ध्वनिरोधी प्रणाली के समान होता है। जब घर बनाया जाता है तो दीवारों और दरवाजों पर कमरे के बाहर आवाज़ों को लीक होने से रोकने के लिए विशेष रून बनाए जाते हैं। इन विशेष रूनों को नौसिखिए स्तर के रून गुरु द्वारा भी खींचा जा सकता है। इन रूनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कमरे में जो कुछ भी कर रहा है उसे दूर से ही अन्य साधकों द्वारा आसानी से सुना जा सकता है, जिनकी इंद्रियां उन्नत हैं। सामान्य औसत मनुष्यों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन साधकों के परिवार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। कोई भी जोड़ा नहीं चाहेगा कि उनके परिवार के सदस्य उनके कमरे में चल रही गतिविधियों को सुने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी कमरे पूरी तरह से ध्वनिरोधी थे। कमरे के बाहर खड़े होकर भी कुछ शोर सुना जा सकता है। यही कारण है कि रिया की मां ने उसे सख्ती से कहा कि वह उनकी बातें न सुने, और अगर वह ऐसा करती भी तो आदित्य और अमीलिया को बाहर खड़े होकर उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम बड़े होकर एक सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति बन गए हो आदित्य, अमेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अमेलिया को अभी भी वह समय याद था जब आदित्य बहुत छोटा था। वक्त बहुत तेजी से उड़ता है। अभी कल तक तुम रिया के साथ खेलते हुए छोटे बच्चे थे और अब तुम बड़े हो गए हो। आदित्य चुप रहा। उसे अपना बचपन तो याद है, लेकिन जब से उसे उसके अपने माता पिता ने सड़क पर फेंक दिया था तब से उसका एक हिस्सा मर चुका था। जब तुम इतनी मासूम हुआ करती थीं, तुम हंसती थीं, तुम इतनी खुशमिजाज हुआ करती थीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों में तुम इतना बदल जाओगी। अमेलिया ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। समय बदल जाता है आंटी, मुझे जीवित रहने और अपने वातावरण के अनुकूल होने के लिए बदलना पड़ा। आदित्य उन सभी क्रूरताओं की ओर इशारा कर रहा था जिनका सामना उसने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया था। यकीनन वह भाग्यशाली था जब एक बूढ़े राजा ने उसे सड़क पर देखा और उसे गोद लेने और अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। लेकिन बाकी का क्या आदित्य भाग्यशाली था? हाँ, शायद इसका एक छोटा सा हिस्सा भाग्य माना जा सकता है, लेकिन बाकी जो उसने हासिल किया है वह उसकी कड़ी मेहनत से है। उन्होंने इस्तारिन राजवंश को एक छोटे से देश से, जो अपने पड़ोसी देश द्वारा कब्जा किए जाने वाला था, पूरी दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र में बदल दिया है। लेकिन ये भी सच है कि वह अपने आसपास के अद्भुत और बेहतरीन लोगों के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। अमेलिया के शब्द इस बात का प्रतिबिंब हैं कि आदित्य जीवन में कितनी दूर तक आ गया है। पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजकुमार से लेकर निर्वासित होने तक, और फिर राख से उठकर उस ऊंचाई तक पहुंचना जहां उसका पिछला अतीत कभी नहीं पहुंच सकता था। आदित्य के साथ जो कुछ हुआ उससे अमेलिया को बहुत दुख हुआ। उस समय जब आदित्य को घर से बाहर निकाला गया था तब अमेलिया को तुरंत इसकी खबर नहीं मिली थी। इन सब से पहले आदित्य के माता पिता और अमीलिया के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों परिवार बहुत करीब थे। रिया और आदित्य साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों बड़े होते गए, खासकर रिया जो आदित्य से 4.5 साल बड़ी है, उसे आदित्य के साथ खेलने का कम समय मिला। रिया दिव्य भूभाग की राजकुमारी थी। इसके अलावा वह प्रकृति की देवी भी थी, इसलिए उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। छोटी उम्र से ही उससे बहुत सारे बोझ उठाने की उम्मीद की जाती थी। अमेलिया जानती थी कि वह अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए बिगड़ने नहीं दे सकती और उसे घमंडी कुतिया नहीं बनने दे सकती क्योंकि वह स्वर्गीय इलाके की राजकुमारी और प्रकृति की देवी है। वह अपनी बेटी को बिगड़ने नहीं दे सकती थी। उसने सुनिश्चित किया कि रिया कम उम्र से ही अपनी ट्रेनिंग को गंभीरता से ले। इन सभी कारणों से रिया की उम्र बढ़ने के साथ साथ आदित्य से मिलना जुलना कम होता गया। यही वह समय था जब आदित्य के परिवार और टॉमब्रुक परिवार के बीच रिश्ते तनावपूर्ण होने लगे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज तक अमीलिया हमेशा सोचती रही कि क्या उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया होगा जो इस घटना का कारण हो सकता है, लेकिन वह ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सोच सकती थी। दोनों परिवार हमेशा बहुत करीब थे और छोटी उम्र से ही दोनों परिवार इस बात पर सहमत थे कि रिया बड़ी होकर आदित्य से शादी करेगी। दोनों परिवारों के बीच संबंध इस हद तक तनावपूर्ण हो गए कि अमेलिया ने आदित्य और उसके परिवार से मिलना पूरी तरह से बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि अमेलिया दोनों परिवारों के बीच इस बेहतरीन रिश्ते को जारी रखना नहीं चाहती थी। आदित्य के माता पिता ही थे जो उसके प्रति धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे थे। पहले तो उनका रवैया कुछ हद तक अलग थलग और सतर्क था जो अमेलिया को अजीब लगा, और समय के साथ उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। पिछली बार जब अमेलिया अपनी बेटी के साथ मुख्य महाद्वीप पर गई थी तो वह इसलिए गई थी क्योंकि रिया उसे कई महीनों से आदित्य से मिलने के लिए कह रही थी। उस समय आदित्य 12 साल का था, लेकिन अमेलिया और रिया को आदित्य से मिलने का मौका उसके अपने माता पिता ने नहीं दिया। उसके अपने माता पिता ने उनसे कहा कि वे आदित्य से नहीं मिल सकते और कुछ बेवकूफ़ी भरे बहाने भी बनाए। उसके माता पिता अपनी नाराज़गी और अपने अप्रिय रवैये को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। उनके शब्द और हाव भाव कठोर और अपमानजनक थे। चाहे दोनों परिवार कितने भी करीब क्यों न हो, यह मुलाकात उसके लिए आखिरी टूटन वाली बात थी। तब से उसने आदित्य के माता पिता से मिलना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने रिया को भी लेस देन नल ग्रेटर दैन लेस देन नली ग्रेटर दैन दी सेलेस्टियल ड्रैगन एम्पायर में न जाने के लिए मना किया। उस समय अमेलिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आदित्य अपने ही घर में परेशान है।
कुछ साल बाद एक दिन उसे खबर मिली कि आदित्य और रिया के बीच सगाई अब आधिकारिक नहीं रही। लगभग 6 महीने बाद उसे सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य के अंदर एक दोस्त से खबर मिली कि आदित्य को सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। लगभग उसी समय सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य ने भी अपने राजकुमार के निर्वासन के बारे में एक आधिकारिक बयान दिया। आदित्य के चचेरे भाई को सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य का नया क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। एक बार जब अमेलिया को यह खबर मिली तो उसने आदित्य को खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी और उसे सेलेस्टियल टेरन में एक नया घर देना चाहती थी। उसने मुख्य महाद्वीप की खोज के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। पहले तो उसे लगा कि आदित्य अभी भी मुख्य महाद्वीप पर है। अमीलिया खड़ी हो गई और आदित्य के सामने सिर झुकाया। उसे अभी भी दोषी और दुखी महसूस हो रहा था कि जब आदित्य को उसके अपने देश से निकाल दिया गया था तो वह उसे घर नहीं दे पाए। आदित्य, मुझे बहुत खेद है। अमेलिया की माफी ने आदित्य को चौंका दिया। आंटी, कृपया अपना सिर ऊपर उठाएं, आदित्य ने कोमल स्वर में कहा। आदित्य के मन में अमेलिया के प्रति कभी कोई द्वेष नहीं रहा। वह उसके प्रति कोई द्वेष क्यों रखे, वह उसका कुछ भी ऋणी नहीं थी। अमेलिया ने आदित्य को घूरते हुए कहा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, आद्या ने कहा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अमेलिया उससे माफी क्यों मांग रही थी। रिया ने आदित्य को इस बारे में बताया था। उसने उसे लगभग हर जगह खोजा था। एक बार जब उसे पता चला कि आदित्य को राजा अहमद ने गोद ले लिया है और उसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है तो अमेलिया ने आदित्य को अपना नया जीवन जारी रखने देना बेहतर समझा। वह राजा अहमद के साथ खुश था। अगर वह प्रकट होती तो उसे लगता कि वह उसे उसके दर्दनाक अतीत की याद दिलाकर केवल दुख ही पहुंचाएगी। अमेलिया को आदित्य केवल एलिसिया की वजह से मिला, जिसने आदित्य की तलाश के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल किया और उसे खोजने में कामयाब रही। चूंकि एलिसिया ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसके पास हमेशा आदित्य की सुरक्षा के लिए एक अंगरक्षक रहता है, इसलिए अमेलिया को आदित्य की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। अमेलिया आदित्य से मिलने के लिए इस्तारिन राजवंश में जाने की सोच रही थी, लेकिन उसी समय राजा अहमद की मृत्यु हो गई और आदित्य जल्द ही अवसाद में चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय रिया आदित्य से मिलना चाहती थी, लेकिन अमेलिया ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह अपनी ट्रेनिंग के अंतिम चरण में थी। अमेलिया ने रिया को आदित्य से मिलने से मना करने का एक और कारण ये भी बताया कि आदित्य की स्थिति बदल गई थी। हालांकि समय समय पर रिया भेष बदलकर उससे मिलने उस बार में जाती थी जहां आदित्य शराब पीने जाता था। उसे जितना दुख हुआ, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि चूंकि आदित्य अब सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य का राजकुमार नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूर्व स्थिति खो दी थी। और अगर रिया ने आदित्य से शादी भी कर ली तो इससे उसके अपने साम्राज्य में गृहयुद्ध हो सकता है। इस शादी से कई लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और अमेलिया पर सवाल उठेंगे क्योंकि उसके साम्राज्य में भी इससे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हैं। कई लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और कुछ लोग इस अवसर का उपयोग उसे पूरी तरह से सत्ता से हटाने के लिए भी करेंगे। अमेलिया ये जोखिम नहीं उठा सकती थी। अभी भी, जैसा कि उसकी बहन सेराफिन ने उसे बताया था, बड़े लोग निश्चित रूप से उसे उसके इस निर्णय के बारे में सिरदर्द देने जा रहे हैं कि उसने रिया को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की अनुमति दी जो एल्फ भी नहीं है। कौन जानता है कि कुछ लोग उसके खिलाफ हथियार भी उठा सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा होने दिया। एल्वेन समाज में अंतर्जातीय विवाह को नीची नज़र से देखा जाता है। जो एल्वेन किसी दूसरी जाति के पुरुष या महिला से शादी करते हैं वे खुद को एल्वेन समाज से बाहर पाते हैं। अगर कोई एल्वेन महिला किसी मानव पुरुष या जानवर से शादी करने का फैसला करती है तो उसे उसके माता पिता घर से निकाल देंगे। यही कई कारण है कि कई एल्वेन सेलेस्टियल टेरन के बाहर रहते हैं। हालांकि पूरा सेलेस्टियल टेरन रहने के लिए एक स्वर्ग था, लेकिन ये स्वर्ग प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंडों, समाज के अलिखित नियम के साथ आया था जिनका पालन सभी से अपेक्षित था। अमेलिया फिर भी आदित्य की मदद करने के लिए सहमत हो जाती, लेकिन वह अवसाद में चला गया और नशे की लत में पड़ गया। चूंकि उसके अंदर कोई प्रेरणा नहीं बची थी, इसलिए वह उसकी मदद कैसे कर सकती थी। अगर उसने बदलाव और विकास के लिए थोड़ी सी भी प्रेरणा और इच्छा दिखाई होती तो अमेलिया अपने पूरे संबंध का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करती कि उस समय का स्टारिन राजवंश डाइंग आइल महाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन जाए। अगर वह साधना में रुचि रखता तो वह आदित्य को महाद्वीप के सबसे महान साधकों में से एक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती। पूर्ण शक्ति और अधिकार के सामने कल्पित बौनों के पास अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, और यह कुछ ऐसा था जिसकी कमी आदित्य में थी। उस समय उसके पास ऐसी स्थिति के लिए इच्छाशक्ति भी नहीं थी। यह एक और कारण है कि अमीलिया ने ओरेकल एलायंस पर दबाव बनाने के लिए तटस्थ रहने की विदेश नीति को तोड़ने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि पूरे ओरेकल एलायंस को लड़ने की अनुमति दी गई तो आदित्य युद्ध जीतने में सक्षम नहीं होगा। अमेलिया को अपनी बेटी के उसे छोड़कर चले जाने के विचार से नफरत थी, लेकिन अमेलिया जानती थी कि उसकी बेटी इस आदमी से किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती है। उसके बिना बिताए गए सालों ने उसकी बेटी की खुशियां छीन ली थीं। सौभाग्य से आदित्य बेहतर के लिए बदल गया। जुल्क्स राजवंश के साथ युद्ध के दौरान अमेलिया ने लगभग अपनी कल्पित सेनाएं भेजी, ये सोचकर कि उस समय का स्टारिन राजवंश इतने शक्तिशाली राजवंश के खिलाफ जीत नहीं पाएगा, लेकिन आदित्य ने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया। तब से अमीलिया और रिया आदित्य पर नजर रख रही हैं। आदित्य उनकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करता रहा।
मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब रिया उत्साहित होकर सेलेस्टियल टेरन लौटी थी और उसने मुझे आदित्य से मिलने के बारे में बताया था। अमीलिया के मन में अपनी उत्साहित बेटी का चेहरा उभर आया और वह हंस पड़ी। आदित्य से मिलने के बाद रिया इतनी उत्साहित थी कि उसने बिना समय बर्बाद किए आदित्य के पास रहने चली गई। अमीलिया अपनी बेटी को रोकने की कोशिश कर सकती थी लेकिन उसने उसे जाने दिया। उसने पहले ही अपनी बेटी को काफ़ी रोक रखा था और अब आदित्य के साथ रहने पर उसकी बेटी फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगी है। कहते हैं लोग समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। रिया आदित्य से उतना ही प्यार करती है जितना बचपन में करती थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। कल अपलोड न कर पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल पूरा दिन मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर था और लिखने का समय नहीं मिला। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 544-545 राजनीतिक समस्याएं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 545 राजनीतिक समस्याएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 544-545 राजनीतिक समस्याएं। अब बात करते हैं तुम्हारे बारे में। तुम जाहिर तौर पर बहुत बदल गए हो। तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन गए हो और शायद एक प्लेबॉय भी। अमीलिया ने अपनी बात को थोड़े ठंडे लहजे में खत्म किया। वह इस बात से दुखी थी कि रिया से पहले आदित्य की 3 मंगेतरें थीं। उसने जो सुना था उसके अनुसार उसकी 3 खूबसूरत मंगेतरों के अलावा उसके पास कई और सुंदरियां भी थीं जो एक दिन उसकी पत्नी बन सकती थीं। फिर भी आदित्य उन सम्राटों से कहीं बेहतर थे जो अपने दरबार की हर महिला के साथ खुलेआम सोते थे। कई पत्नियां रखने के अलावा इनमें से कुछ राजाओं के पास एक बहुत बड़ा हरम था। उदाहरण के लिए वर्तमान हाफ इनक्यूबस राजा की 21 पत्नियां थीं और उनकी रखेलों की संख्या लगभग 1000 थी। और जिन महिलाओं के साथ वह सोता था उनकी संख्या गिनती से परे है। कहा जाता है कि अगर हाफ इनक्यूबस राजा शहर या कस्बे में होता तो पति अपनी पत्नियों को छिपा लेते। हर रात राजा कम से कम 25 महिलाओं के साथ सोता था। चूंकि ये महिलाएं नश्वर थीं इसलिए वह आसानी से उनसे लड़ सकता था और फिर भी उसके अंदर सहनशक्ति बची रहती थी। उसके साम्राज्य में अगर किसी दूसरे आदमी की औरत हाफ इनक्यूबस राजा के साथ सोते हुए पकड़ी जाती है तो यह कोई अपराध नहीं है। इस वजह से इस साम्राज्य में धोखा देना बहुत आम बात हो गई है। यहाँ तक कि कुछ अफवाहें भी फैली कि कुछ पत्नियां दूसरे इनक्यूबस गुलामों के साथ सो रही थीं। संक्षेप में चीज़ें वाकई गड़बड़ थीं। आदित्य उस तरह का आदमी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वह बुरा था। अमेलिया को यह बात पसंद नहीं थी कि उसके आसपास इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन उसके हरम जीवन के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना उसके अधिकार में नहीं था। उसकी बातें सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बोला, क्या कहूँ, मेरा आकर्षण तो बस अनूठा है। आदित्य ने मजाक करते हुए कहा। ये सुनकर अमेलिया ने आंखें घुमाईं। तुम जानते हो, मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने जो हासिल किया है। अमीलिया सिर्फ अपने शब्दों को मीठा नहीं बना रही थी और न ही आदित्य को खुश करने की कोशिश कर रही थी। वह वाकई आदित्य की हर उपलब्धि से खुश थी, शायद उसके बढ़ते हरम को छोड़कर। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता होता कि तुमने इतने कम समय में क्या क्या कमाल कर दिया है तो वे शायद तुम्हें वापस चाहते। अमीलिया ने ये शब्द एक खास मकसद से कहे थे। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आदित्य अपने जैविक माता पिता के बारे में कैसा महसूस करता है। अगर आदित्य के मन में उनके प्रति कोई गुस्सा या कड़वाहट होती तो उसे आश्चर्य नहीं होता उनके इतिहास को देखते हुए। फिर भी वह उनके बारे में उसकी मौजूदा भावनाओं और विचारों को उजागर करना चाहती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी बातें सुनकर आदित्य ने अपनी बाईं भौं उठाई और अमेलिया को गौर से देखा। वह उसकी टिप्पणी के पीछे छिपे कारण को समझ गया। आंटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में शांत आश्वासन था। अमेलिया को चौंका देने वाली बात यह थी कि जब वह अपने माता पिता के बारे में बात कर रहा था तो उसके लहजे में क्रोध या नफरत का बिल्कुल अभाव था। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम वापस उस जगह जाना चाहती हो जहां तुम पैदा हुई थी, अपने माँ बाप से मिलने? अमीलिया ने गहराई से पूछने की कोशिश करते हुए पूछा। नहीं, आदित्य ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। इस बिंदु पर अमेलिया ने खुद को उसके बारे में अपनी समझ में एक चौराहे पर पाया। वह ये नहीं बता सकती थी कि क्या आदित्य अपनी सच्ची भावनाओं को कुशलता से छिपा रहा था, किसी भी कड़वाहट या गुस्से को छुपा रहा था, या वह वास्तव में अपने जैविक माता पिता के साथ फिर से जुड़ने के बारे में उदासीन था। क्यों? अमीलिया अभी भी उत्सुक थी और अधिक स्पष्टीकरण मांगने से खुद को नहीं रोक सकी। क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आदित्य ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसके मन में ये सरल था। उसके माता पिता ने उसे तब छोड़ दिया था जब वह छोटा था, इसलिए वह उनके लिए कोई भावना क्यों बनाए रखे।
वह बहुत पहले ही उनकी अनुपस्थिति को स्वीकार कर चुका था और अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था। उनसे मिलने के लिए वापस जाने का क्या मतलब होगा? उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वह उनकी स्वीकृति या मान्यता की तलाश नहीं कर रहा था। वह अपने लिए बनाए गए नए परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं अब उनके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने जीवन में मौजूद लोगों का ख्याल रखूँ। मैं अपने परिवार से खुश हूँ, आदित्य ने विस्तार से बताया। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे एक अद्भुत, प्यार करने वाला परिवार मिला। उसका एक दत्तक भाई और एक दत्तक बहन थी जिनकी वह बहुत परवाह करता था। वह अपनी मंगेतरों से भी बहुत प्यार करता था। ये सभी रिश्ते उसके लिए दुनिया से बढ़कर थे और वह किसी भी चीज़ के लिए उन्हें खतरे में डालने को तैयार नहीं था। अमीलिया को आदित्य की अपने माता पिता के बारे में भावनाओं को और गहराई से जानने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि उसे वह जवाब मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। वह ये देखकर खुश थी कि आदित्य अपने अतीत से आगे बढ़ने में कामयाब हो गया है और उसने परिपक्वता का एक ऐसा स्तर दिखाया है जिसने उसे प्रभावित किया। जब उसने सोचा कि आदित्य कितना बदल गया है तो उसे लगा कि समय कितनी तेजी से बीत गया है। उसे लगा जैसे वह उसकी आंखों के सामने ही बड़ा हो गया है। आदित्य, कुछ बातें हैं जो हमें स्पष्ट करने की ज़रूरत है, अमीलिया ने और भी गंभीर स्वर में कहा। बहुत समय पहले, जब तुम और मेरी बेटी रिया सिर्फ बच्चे थे, तब तुम दोनों की सगाई तय हो गई थी। उस समय तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला था। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद सगाई टूट गई। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि रिया तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम दोनों के साथ होने का विचार वास्तव में मेरे दिल को खुश कर देता है। मैं किसी भी तरह से इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा, 10 बुजुर्गों की परिषद हमारे लिए चीज़ें मुश्किल बना सकती है। आदित्य ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गया कि वह क्या कह रही थी। जब से रिया आपके साम्राज्य इस्तारिन साम्राज्य में आई है, तब से मुझे उसे वापस घर लाने के लिए बड़ों से बहुत दबाव महसूस हो रहा है, अमेलिया ने समझाना शुरू किया। देखिए, रिया कोई साधारण एल्फ नहीं है, वह एक रॉयल एल्फ है, हमारी भूमि सेलेस्टियल टेरन की राजकुमारी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉयल एल्फ नहीं बचे हैं। आप, आदित्य, एक खास तरह के ड्रैगन हैं, सटीक रूप से कहें तो दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन, और आप इस्तारिन साम्राज्य पर राज करते हैं। अगर रिया आपसे शादी करती है तो वह आपकी महारानी बन जाएगी, लेकिन इससे हमारे अपने शाही परिवार की वंशावली खतरे में पड़ जाएगी। हमारे पास यहाँ सिंहासन संभालने के लिए कोई नहीं बचेगा। आदित्य ने ध्यान से सुना और सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अमीलिया की बात समझ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है, अमेलिया ने आगे कहा। रिया सिर्फ शाही नहीं है, वह प्रकृति की देवी भी है। आप शायद जानते होंगे कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम व्यवहारिक रूप से प्रकृति की देवी की पूजा करते हैं और रिया हमारे लिए प्रिय चीज़ों की देवी है। इसलिए किसी दूसरे साम्राज्य के किसी व्यक्ति से उसकी शादी करवाना बहुत से लोगों को नाराज़ कर देगा, खासकर बुजुर्गों को। रिया की माँ के रूप में मुझे आपसे जो चाहिए वह है किसी तरह का जवाब या योजना। हम इन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं ताकि आप दोनों हमारे लोगों से बड़े हंगामे या इससे भी बदतर गृहयुद्ध का जोखिम उठाए बिना एक साथ रह सकें। आदित्य ने अमीलिया की कही हुई हर बात को समझने में कुछ समय लगाया। उसने एक बार फिर अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह स्थिति की गंभीरता को समझता है। अमेलिया जानती थी कि उसकी बेटी रिया को उनके साम्राज्य के लोग कितना प्यार करते हैं। रिया का दूसरे साम्राज्य के शासक से विवाह करने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वास्तव में इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन या इससे भी बदतर एक पूर्ण विकसित गृहयुद्ध भी हो सकता है। अमेलिया को एहसास हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो वह खुद को 10 बुजुर्गों की परिषद के खिलाफ खड़ा पाएगी। ये देखते हुए कि उसके और बुजुर्गों के पास लगभग समान मात्रा में प्रभाव और शक्ति थी, इस असहमति में उनके देश के भीतर एक बड़े संघर्ष को बढ़ाने की क्षमता थी। अमेलिया एक ऐसी व्यक्ति थी जो वास्तव में शांति और सद्भाव को महत्व देती थी। वह आखिरी चीज़ जो वह नहीं चाहती थी वह ये थी कि उसके अपने लोग एक दूसरे से लड़ते हुए साम्राज्य को गृहयुद्ध में तोड़ते हुए देखें। यही कारण था कि वह आदित्य से समाधान मांग रही थी। वह समझती थी कि वह बड़ों को यूं ही किनारे नहीं कर सकती थी या उन पर शासन नहीं कर सकती थी। उनका संयुक्त अधिकार उसके जितना ही मजबूत था, भले ही वह महारानी थी। इस जटिल मुद्दे का तनाव उस पर महीनों से हावी था, जब से रिया आदित्य के साथ उसके साम्राज्य में रहने के लिए चली गई थी। अमेलिया खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वह ऐसा समाधान निकालने में असमर्थ थी जो सभी को संतुष्ट कर सके। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आंटी? और कृपया यह मत सोचिए कि मैं असभ्य हो रहा हूँ या आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आदित्य ने सावधानी से कहा। बेशक, तुम्हारे दिमाग में क्या है? अमेलिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं और वह उसके सवाल का इंतजार करने लगी। क्या तुम कभी 10 बुजुर्गों को मरवाने के बारे में सोचोगे? तुम्हें पता है, बस उन्हें सत्ता से पूरी तरह हटा दो, आदित्य ने पूछा। उसने बताया कि उसे क्या लगता है कि बुजुर्गों के साथ समस्या का त्वरित समाधान हो सकता है। उन्हें मारना बेहद आसान होगा और इस समस्या को हल करने का सबसे तेज तरीका होगा। अगर अमेलिया ने हाँ कहा तो आज रात तक 10 बुजुर्ग रहस्यमय तरीके से मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी।
मैं उनमें से हर एक को सैकड़ों सालों से जानती हूँ। बेशक हम हमेशा हर बात पर सहमत नहीं होते, लेकिन मैं अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए उन्हें मार नहीं सकती थी, अमेलिया ने जवाब दिया, इस विचार पर दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए। आदित्य ने फिर से बोलने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ क्षण लिए। आंटी, मैं आपको अभी मौके पर ही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे लगभग 2 सप्ताह का समय दें तो मैं आपके पास एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना के साथ वापस आ सकता हूँ। आप क्या पसंद करेंगी? अमेलिया ने जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए हिचकिचाहट दिखाए। तो आप मुझे अपना जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय ले सकते हैं। वह उसकी योजना का लंबा और अधिक विस्तृत संस्करण जानना अधिक पसंद करेगी। आदित्य उसे कोई योजना नहीं दे पाया। उसके पास सही योजना बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। जानकारी के लिए उसने 2 सप्ताह का समय मांगा, और आदित्य वैसे भी कुछ सप्ताह यहाँ रहने की योजना बना रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। जो लोग इन अध्यायों से ऊब गए हैं, कृपया धैर्य रखें और तैयारी के लिए समय दें। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 545-542। क्या आपने यह अभी तक किया है? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 542। क्या आपने यह अभी तक किया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 545-542। क्या आपने यह अभी तक किया है? ये सब छोड़कर एक बात है जो मैं तुमसे पूछने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अमेलिया ने आदित्य से मीठी मुस्कान के साथ पूछा। लेकिन किसी कारण से आदित्य को उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ खतरा महसूस हुआ। आदित्य को इस बात का बुरा लग रहा था कि वह क्या पूछने जा रही है। जहां तक आदित्य को याद है, बचपन में भी आंटी अमेलिया हमेशा रिया के प्रति बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक रही हैं। कभी कभी वह अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती थी, और जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी तो उसके साथ रहती थी। यह क्या है? आदित्य ने फिर भी पूछा। अचानक पूरा लिविंग रूम बहुत ठंडा हो गया। क्या तुमने रिया के साथ काम पूरा कर लिया है? अमेलिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले लहजे में आदित्य से पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और ईमानदारी से उत्तर दिया। उसे अमेलिया से डर नहीं था। भले ही यह महिला पागल हो जाए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे शारीरिक रूप से संभाल सकता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। आदित्य जानता था कि रिया खुद को उसके हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने उसकी मां की स्वीकृति मिलने से पहले उसे पहली बार लेने से मना कर दिया। भले ही अमेलिया उनके रास्ते में खड़ी हो, आदित्य रिया को जाने नहीं देगा। आदित्य अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और किसी को भी उन्हें अलग नहीं करने देता था। अगर उसकी मां बाधा बनती तो आदित्य के पास उस बाधा को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आदित्य की प्रतिक्रिया सुनकर अमेलिया ने राहत की सांस ली। ये देखकर आदित्य को आश्चर्य हुआ कि वह रिया को लेकर इतनी ज्यादा सुरक्षात्मक क्यों हो रही है। मैं तो वैसे भी देर सवेर खाना ही खाऊंगा, आदित्य ने मन ही मन सोचा। ये सुनकर अच्छा लगा। फिर जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तुम दोनों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर आदित्य को मन ही मन थोड़ी नाराजगी हुई। वह अपनी पत्नियों से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। शादी से पहले वह अपने दुश्मनों से निपटना चाहता था। आदित्य ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। एक बार जब वह अपने दुश्मनों से निपट लेगा तो वह बिना समय बर्बाद किए अपनी पत्नियों से शादी कर लेगा। रहस्यमय संगठन उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इससे पहले कि संगठन आदित्य या उसके साम्राज्य पर हमला करे, वह पहले उन पर हमला करके उन्हें मिटा देना चाहता था। इसके अलावा आदित्य के कुछ और संभावित दुश्मन भी थे, लेकिन वे उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। इसके अलावा भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आदित्य को 2 भविष्यवाणियां मिली हैं। एक माजिन गांव के पूर्वज द्वारा पारित की गई थी। जब माजिन ने खुद को आदित्य के सामने प्रस्तुत किया तो गांव के नेता ने उसे भविष्यवाणी के बारे में बताया। दूसरी भविष्यवाणी उसे ओरिजिन ड्रैगन माइकल ने दी थी। ये आदित्य की अब तक की मुख्य चिंताएं थीं। उसे चिंता थी कि उसे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सेना जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये था कि आदित्य की शादी जल्दी नहीं होने वाली थी। वह अमेलिया के बेवकूफाना नियम से कुछ हद तक नाराज था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या नहीं करने की अनुमति है? आदित्य ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें पता है वह जगह जहां? आदित्य को आश्चर्य हुआ। अमेलिया एक हाई स्कूल की लड़की की तरह शर्मा गई और उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली क्योंकि वह सही शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। कहाँ? आदित्य ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि वह क्या कहना चाहती है। जहां जोड़े साथ सोते हैं और फिर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। साथ में शरारती हरकतें करते हैं।
आंटी, मुझे नहीं पता कि आप किस शरारती बात के बारे में बात कर रही हैं, आदित्य ने भावशून्य चेहरे के साथ उत्तर दिया। ये सुनकर अमीलिया को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ कि क्या आदित्य अनजान होने का नाटक करके उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसके गंभीर भावशून्य चेहरे को देखकर उसे लगा कि वह पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी। गहरी सांस लेते हुए, मेरा मतलब सेक्स था, ये शब्द कहते हुए उसके कान भी लाल हो गए थे। वह आदित्य की तरफ नहीं देख पा रही थी। उसने शर्मिंदगी से भरी हाई स्कूल की लड़की की तरह अपना सिर नीचे कर लिया। इस समय कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह महिला लगभग 1000 साल की है। फिर भी वह सेक्स शब्द कहने की कोशिश करते हुए एक शर्मिंदगी भरी मासूम लड़की की तरह चुप हो गई। आदित्य को नहीं लगा कि अमीलिया शर्मीली या मासूम बन रही है। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह इस समय बहुत घबराई हुई है और शर्मिंदा भी है। वह अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आंटी, आप इतनी शर्मीली क्यों हो रही हैं? ऐसा नहीं है कि आपने कभी सेक्स नहीं किया? आदित्य ने पूछा। हाँ, बेशक, मैंने सेक्स किया था। मैंने ढेर सारा सेक्स किया था। अमेलिया इतनी शर्मिंदा दिख रही थी कि वह अपना वाक्य भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। ये देखकर आदित्य अवाक रह गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आदित्य को मानना पड़ा कि अमेलिया बेहद प्यारी लग रही थी। वह एक मासूम हाई स्कूल की लड़की की तरह थी। उसका शर्मीला चेहरा वाकई प्यारा था। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? अमेलिया मेरी सास बनने वाली है। आदित्य ने सिर हिलाया। लेकिन किसी तरह अमेलिया का व्यक्तित्व लिलित के व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत है। लिलित बेहद उत्तेजक है। वह एक सेक्सुबस होने की सच्ची परिभाषा है। वह मुझे चिढ़ाने के लिए हर एक अवसर का उपयोग करती है। कभी कभी वह वास्तव में बोल्ड हो सकती है। कई बार लिलित को इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन देख रहा है। वह आदित्य से चिपक जाती और अक्सर उसे यौन रूप से चिढ़ाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अमेलिया एक पवित्र परी की तरह है जो पूरी तरह से शुद्ध और मासूम है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया के पापों ने उसे अभी तक कलंकित नहीं किया है। उनके बीच एक और समानता ये थी कि रिया और साशा दोनों अपनी माँ की तरह दिखती थीं। वे दोनों अपनी माँ की कार्बन कॉपी थीं। वे माँ से ज़्यादा जुड़वां लगती थीं। जबकि लिलित वास्तव में शरारती है, वह बेहद निर्णायक और चतुर हो सकती है, लेकिन अमेलिया लिलित जितनी तेज नहीं है। रिया और अमेलिया बेहद दयालु हैं। मेरी बातचीत में उसने सभी 10 बुजुर्गों की हत्या करने के विचार को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि वह उन्हें मरना नहीं चाहती थी। दयालु होना वास्तव में एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बहुत दयालु होना एक बड़ी खामी हो सकती है। लिलित बहुत चालाक था जबकि अमेलिया चतुर थी, लेकिन वह लिलित की तरह चतुर नहीं थी। आदित्य ने अपने मन में सोचा, यदि अमेलिया सावधान न रही तो उसकी दयालुता उसके स्वयं के पतन का कारण बन सकती है। इससे मुझे ये भी याद आता है कि बचपन से ही मैंने कभी अमेलिया को उसके पति या रिया के पिता के बारे में बात करते नहीं सुना। मैंने मान लिया था कि वह मर चुका है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं होती। और ये तथ्य कि अमेलिया सेक्स या ऐसे संबंधित मामलों के बारे में बात करते समय इतनी शर्मिंदा हो जाती है, इस पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना देता है। आदित्य को याद है कि जब उसने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि अमेलिया ने कभी रिया के पिता के बारे में बात नहीं की। लेस देन नीली ग्रेटर दैन खांसी। उस बात को छोड़कर मैंने एक बहुत ही दिलचस्प अफवाह सुनी। अमीलिया का चेहरा अभी भी कुछ हद तक लाल था, लेकिन वह किसी तरह से अपने आप को शांत कर पाई थी। ये जानते हुए कि वह आदित्य के साथ सेक्स या उस मामले पर बात नहीं कर सकती, उसने इस मामले को छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी बेटी के साथ इस मामले पर चर्चा करने जा रही थी, लेकिन वह दिल से जानती थी कि उसकी बेटी इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए सहमत नहीं होगी। अफवाह किस बारे में? आदित्य ने उलझन में पूछा। मैंने सुना है कि कई सम्राट अपनी बेटियों की सगाई अब से करने में बहुत रुचि रखते हैं। अमीलिया ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। यह सुनकर आदित्य की आंखें घूम गईं। क्या उसके पास ऐसी बेतुकी अफवाहों के लिए समय था? जवाब स्पष्ट रूप से था नहीं। उसने पहले तो इस तरह के विचार को मन में भी नहीं आने दिया। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी रहा हो जब आदित्य ने सोचा हो कि करीबी सहयोगी बनाने के लिए उसे किसी शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी से शादी करनी होगी, लेकिन वर्तमान में ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसकी पत्नियां एक दूसरे के साथ इस हद तक सहज थीं कि उन्हें उसके साथ सोने में कोई आपत्ति नहीं थी। परिवार में एक और संभावित भावी पत्नी को लाने से उसके हरम में संघर्ष पैदा हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो आदित्य कभी नहीं देखना चाहता। इसके अलावा वह पहले से ही अपनी मौजूदा मंगेतरों की संख्या से संतुष्ट है। मुझे इन अफवाहों की कोई परवाह नहीं है। मैंने पहली बार ऐसी अफवाहों के बारे में सुना है। आदित्य झूठ नहीं बोल रहा था। हे, ये सुनकर अमेलिया ने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि तुम ये जानते हो या नहीं, लेकिन तुम कुलीन वर्ग में वाकई मशहूर हो। तुम कई राजकुमारियों के सपनों के पति हो। बहुत सी ऐसी हैं जो तुम्हारी रखेल बनकर ही संतुष्ट हो जाएंगी। आदित्य सुंदर था। उसके पास एक बहुत मजबूत और जीवन भर में एक बार मिलने वाला वंश था जो उसके बच्चों को विरासत में मिलने वाला था। उसके पास ताकत थी। वह पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट था।
वह बेहद शक्तिशाली था, सबसे बढ़कर वह ड्रैगन सम्राट था जिसे उसके लोग प्यार करते थे। वह बिल्कुल वैसा ही आदर्श पुरुष था जिसका सपना कोई भी महिला देखती है। अमीलिया ने कहा, आपको शायद इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन आप सचमुच वह सपनों के आदमी हैं जिसकी चाहत हर महिला रखती है। ये सुनकर आदित्य ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जो मन में आया बोल दिया, तो क्या मैं तुम्हारा सपनों का राजकुमार हूँ? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 546-543 थालोस। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 543 थालोस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 546-543 थालोस। ये सुनकर आदित्य ने ज्यादा नहीं सोचा और जो भी उसके मन में आया बोल दिया, तो क्या मैं तुम्हारा सपनों का राजकुमार हूँ? आदित्य को तुरंत अपने ये शब्द कहने का पछतावा हुआ। आखिरकार अमेलिया उसकी सास थी, उसे उसके जैसी किसी से ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। वह उसे यह नहीं सोचना चाहता था कि वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। अमेलिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसके सिर से भाप निकलने लगी। सपना यार, उसने स्वप्निल नज़र से ये शब्द बुदबुदाए। उसके मन में उसने कल्पना की कि उसके ऊपर एक अर्धनग्न आदित्य है। उसने उसे नीचे दबा रखा था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैं तुम्हारी सास हूँ, अमीलिया ने कहा और उसने नज़रें फेर लीं। आदित्य ने सख्ती से उसकी थोड़ी पकड़ी और उसे अपनी ओर देखने को कहा। अब से तुम मेरी औरत हो, उसने ये शब्द दबंग लहजे में कहे। योजक चिन्ह, लेस देन नली ग्रेटर दैन, लेस देन नल ग्रेटर दैन। क्या? आदित्य को पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन अमेलिया ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया और खुशी से चीख पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे इस तरह देखकर आदित्य अवाक रह गया। उसके होंठ फड़कने लगे। उसे आश्चर्य हुआ कि यह महिला अपने मन में क्या सोच रही होगी। आदित्य ने यह नहीं पूछा कि वह क्या सोच रही थी। चूंकि उनकी बातचीत खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। लेस देन 0 ग्रेटर दैन, लेस देन 0 ग्रेटर दैन, लेस देन नली ग्रेटर दैन। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। तो तुम और माँ ने किस बारे में बात की? आदित्य के पास खड़ी रिया ने पूछा। वह जानना चाहती थी कि अमेलिया और आदित्य किस विषय पर बात कर रहे थे। आदित्य ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, बहुत सी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में हम यहाँ 2 सप्ताह तक रहने वाले हैं। उसके बाद हमारी सगाई की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आदित्य ने विशेष रूप से उस हिस्से को बनाए रखा जो रिया को खुश करेगा। बाकी के लिए उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अतीत हमेशा अतीत ही रहता है। अतीत के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान का आनंद लेना और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम करना बेहतर है। सच में, जैसी कि उम्मीद थी, आदित्य के शब्दों से रिया को वाकई खुशी हुई। वह अपनी खुशी पर काबू नहीं रख सकी। उसने तुरंत आदित्य को गले लगा लिया। मैं अभी बहुत खुश हूँ। रिया हमेशा से इस बात से चिंतित रहती थी कि उसकी माँ उनकी शादी का विरोध करेगी, लेकिन अब आदित्य की बातें सुनकर उसे राहत महसूस हुई और वह बेहद खुश हुई कि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाकी परिषद या जनता क्या सोचती है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह इन चीज़ों को आदित्य के लिए छोड़ देगी। रिया कभी भी स्वर्गीय इलाके की महारानी नहीं बनना चाहती थी। इसके बजाय वह बचपन से ही आदित्य की पत्नी बनने का सपना देखती रही है। हालांकि उसकी मां ने उसे अगली महारानी बनने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्रशिक्षण में अपना दिल नहीं लगाया। अगर मुझे वाकई महारानी बनना भी पड़े तो मैं सारा प्रशासनिक काम आदित्य पर छोड़ दूंगी। रिया ने मन बना लिया। अगर आदित्य को पता चल जाए कि उसकी पत्नी क्या योजना बना रही है तो वह घबरा जाएगा। उसके पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं, और अगर सेलेस्टियल टेरन का सारा प्रशासनिक काम उस पर थोप दिया जाए तो वह अपना पूरा समय अपने दफ्तर में ही बिताएगा। भले ही वह एक साधक है, लेकिन काम के बोझ से उसकी मौत हो सकती है। अगर आकाशीय भूभाग एक छोटा सा राज्य होता तो वह इस विचार पर विचार कर सकता था, लेकिन आकाशीय भूभाग तो पूरा एल्वेन महाद्वीप था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आदित्य अकेले पूरे महाद्वीप का प्रशासनिक काम संभाल सके, लेकिन अगर उसके अधीन प्रतिभाशाली लोग हों तो यह संभव हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य को नहीं पता था कि रिया क्या सोच रही थी। भले ही वह अभी अपने विचार उसके सामने रखे, आदित्य उसे अस्वीकार नहीं करेगा। इसके बजाय वह एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा जहां ज्यादातर काम दूसरे लोग करेंगे और रिया को बस सब कुछ देखना होगा। आदित्य ने रिया को गले लगाया और उस एहसास का आनंद लिया।
उसके स्तन उसकी छाती पर दब रहे थे। उसके स्तन वाकई मुलायम और उछाल भरे थे। रिया के स्तन एलिसिया के स्तन जितने बड़े नहीं थे। उसके स्तन मामूली आकार के थे, न तो बहुत बड़े और न ही बहुत छोटे, बस आकार में एकदम सही। जब रिया और आदित्य गले मिल रहे थे तो एक गोरा आदमी दूर से उन्हें देख रहा था। आदित्य को रिया से गले मिलते देख वह आदमी गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। गुस्से में वह जोड़े की ओर बढ़ा। अरे रिया, बहुत दिनों से मिले नहीं। आवाज़ सुनकर रिया और आदित्य अलग हो गए। दोनों ने तीसरे पहिए को देखा जो उनके अंतरंग पलों को बर्बाद करने आया था। दोनों में से कोई भी इस बात से खुश नहीं था कि कोई उनके अंतरंग पलों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये देखकर कि यह उसका अपना चचेरा भाई था, रिया कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और अपने चचेरे भाई को नमस्ते किया। आखिरकार वह इतने महीनों तक उससे न मिलने के बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके पास आने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थी। नमस्ते चचेरे भाई, मुझे तुमसे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। रिया ने उसका अभिवादन किया। आदित्य ने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उन्हें बीच में टोका था। एक पुरुष होने के नाते वह देख सकता था कि रिया के इस चचेरे भाई के मन में रिया के लिए भावनाएं थीं। आदित्य देख सकता था कि यह आदमी उससे वाकई ईर्ष्या करता था। इस पूरे समय वह आदित्य को ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे कि वह मौजूद ही ना हो। रिया ने मुझे अपने परिवार के बारे में जो कुछ बताया है उसके अनुसार यह आदमी रिया की आंटी सेराफिन का बेटा होना चाहिए। आदित्य ने उसे घूरते हुए सोचा। वह आदित्य जितना ही लंबा था। उसके बाल सुनहरे और लंबे थे, उसके बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसकी पुतलियां हरी थीं और चेहरा बहुत सुंदर था। वह गोरा चिट्टा और थोड़ा मांसल था। उसकी आभा से आदित्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी 5वीं श्रेणी का साधक था। उसका नाम थालोस है। थालोस रिया से 100 साल से ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि एल्वेन समाज में एल्वेन 100 साल से ज्यादा उम्र होने पर शादी कर लेते हैं। यहाँ तक कि रिया की दादी ने भी बहुत देर से शादी की थी। थैलोस, मैं तुम्हें अपने भावी पति और मंगेतर आदित्य से मिलवाती हूँ। आदित्य इस्तारिन साम्राज्य का सम्राट है। रिया ने खुशी खुशी आदित्य का परिचय थैलोस से कराया। आदित्य, यह मेरा चचेरा भाई थालोस है। थैलोस ने आदित्य को एक कृपालु नज़र से देखा और फिर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने बस मुस्कुराया और हाथ मिलाया। जब दोनों ने हाथ मिलाया, थैलोस ने आदित्य को थोड़ा दर्द देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थैलोस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह आदित्य को चोट नहीं पहुंचा सका। रिया ने देखा कि थैलोस का चेहरा लाल हो रहा था, मानो उसका दम घुट रहा हो। लेकिन आदित्य का चेहरा सामान्य था। उसके चेहरे के कोने पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आदित्य ने थैलोस का हाथ छोड़ दिया। भाई थैलोस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आपके पास समय हो तो कृपया इस्टारिन साम्राज्य का दौरा करें। ये ड्रैगन सम्राट व्यक्तिगत रूप से आपकी मेजबानी करेगा। आदित्य अप्रत्यक्ष रूप से थैलोस को चेतावनी दे रहा था कि वह कोई भी अजीब विचार न रखे। अगर उसने ऐसा किया तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे मार डालेगा। आदित्य का अनादर करने के बाद भी वह अपने पैरों पर खड़ा था। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह रिया का चचेरा भाई था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बार बार उसका अपमान सहन करेगा। यह आदित्य की आखिरी चेतावनी थी। रिया उन दोनों के बीच हो रही इस खामोश बातचीत से बिल्कुल अनजान थी। रिया, तुमने कहा था न कि तुम मुझे राजधानी घुमाने जा रही हो। ओह हाँ, मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। बड़े भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये कहते हुए रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और चलने लगी। लेकिन आदित्य के जाते ही उसने पीछे मुड़कर थैलोस की तरफ देखा। आदित्य ने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी, लेकिन थैलोस के लिए यह नरक से मृत्यु के देवता की मुस्कुराहट के समान था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो किसी ने उसके शरीर से खून निकाल दिया हो। उसके पैर और हाथ कांपने लगे। हालांकि आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा का सिर्फ एक छोटा सा अंश ही छोड़ा था, लेकिन थैलोस को लगा कि वह खून और लाशों के समुद्र में डूब रहा है। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगा। जैसे ही आदित्य और रिया वहां से चले गए, थैलोस अब और नहीं रुक सका। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके गालों पर पसीने की बूंदें लुढ़क गईं। मैं उसके सामने एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था। आखिर वह किस तरह का राक्षस है। थैलोस ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर आदित्य और रिया चले गए थे। जब वह शांत हुआ तो बिना समय बर्बाद किए वह अपनी मां से बात करने के लिए दौड़ा। इस बीच रिया खुशी खुशी आदित्य के साथ चल रही थी, बिना ये जाने कि क्या हुआ था। क्या तुम अपने चचेरे भाई के साथ करीब हो? आदित्य ने अचानक पूछा। उम्र के अंतर के कारण रिया कभी भी अपने चचेरे भाई के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए। नहीं, सच में। थैलोस मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। आदित्य ने सुना और कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी, आदित्य ने मन ही मन सोचा। थैलोस जैसे लोग हर जगह थे। यही वजह है कि आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा के एक छोटे से हिस्से से उस पर दबाव डाला। लेकिन अगर थैलोस ने अपनी गलती से सबक नहीं लिया और अगली बार आदित्य पर फिर से हमला करने की कोशिश की तो वह इतना दयालु नहीं होगा।
कौन जानता है कि अगले दिन थेलोस मृत पाया जाएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। यदि आपके पास आज 20,000 रुपये हैं तो कल आपके पास 2,90,000 रुपये होंगे। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 547 सेराफिन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 547 सेराफिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 547 सेराफिन। लंबे चांदी के बालों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला कुर्सी पर बैठी थी और पेंटिंग बनाने में ध्यान लगा रही थी। जैसे ही महिला ने अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देने के लिए पेंटिंग ब्रश को आगे बढ़ाया, उसके चांदी के बालों की कुछ लंटें उसकी सुनहरी आंखों पर गिर गईं। अपने पतले और मुलायम दूसरे हाथ से महिला ने अपने चांदी जैसे बालों की कुछ लटों को धीरे से अपने कानों के पीछे सरकाया और अपनी पेंटिंग में अंतिम कोमल स्ट्रोक जोड़ना जारी रखा। महिला पेंटिंग पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग करते समय वह दुनिया भर की हर चीज़ को भूल गई हो। उसका सुंदर चेहरा वाकई गंभीर लग रहा था। वह अपनी सारी सांसारिक चिंताओं और मामलों को भूल गई थी। पेंटिंग का हर स्ट्रोक बहुत कोमल और बहुत सुंदर था। उसकी पेंटिंग देखकर कोई भी खुद को सहज महसूस करता था। उसके स्ट्रोक इतने सहज होते थे कि वे दूसरों को शांति और स्थिरता का एहसास कराते थे। लगभग अज्ञात समय के बाद अंततः महिला ने अपना काम पूरा कर लिया। आखिरकार काम पूरा हो गया। महिला ने संतुष्ट भाव से अपनी पेंटिंग को देखते हुए ये शब्द बुदबुदाए। महिला ने जो पेंटिंग बनाई थी वह सेलेस्टियल टैरन के सिंहासन पर बैठी हुई खुद की पेंटिंग थी। पेंटिंग को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान दिखाई दी जिसने उसे और भी आकर्षक बना दिया। सिंहासन पर बैठे अपने खुद के चित्र को घूरते हुए उसकी आंखें जुनून और इच्छा से भरी हुई थीं। जल्द ही मेरा सपना सच होगा। महिला ने पेंटिंग को घूरते हुए ये शब्द बुदबुदाए। लेस देन नली ग्रेटर देन लेस देन नल ग्रेटर देन दस्तक। दस्तक दस्तक की आवाज़ सुनकर जो उसके निजी समय में बाधा बन गई थी, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। उसने धीरे से पेंटिंग को मेज पर रख दिया और फिर अपनी उंगलियां चटकाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन नल ग्रेटर देन लेस देन नली ग्रेटर देन स्नैप। उसकी उंगली के झटके से दो हरी नसें जमीन से उठीं और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, हरी नसें वापस ज़मीन में चली गईं जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। माँ, महिला की भौहें और गहरी हो गईं जब उसने देखा कि उसका अपना बेटा थेलोस घबराए हुए चेहरे के साथ उसके कमरे में आ रहा है। सेराफिन ने उसे इतनी जल्दी घबराए हुए कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत का अनुभव कर लिया हो। सेराफिन का कमरा बहुत ही साधारण था। यह एक साधारण बेडरूम था जिसमें एक बड़ा बिस्तर और एक छोटी सी मेज थी। वहाँ एक बुकशेल्फ थी जिस पर कई तरह की किताबें रखी हुई थीं। एक चीज़ जो उसके कमरे को बहुत ही अनोखा बनाती थी वह थी उसकी खुद की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स जो उसके कमरे के चारों ओर की दीवारों पर लटकी हुई थीं। अगर कोई उसके कमरे में चला जाता तो उसे लगता कि वह गलती से किसी पेंटिंग प्रदर्शनी में आ गया है। उसकी हर पेंटिंग एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर किसी से कहा जाए कि वह इस कमरे से अपनी पसंद की कोई पेंटिंग चुन ले तो वह व्यक्ति उसके कमरे में मौजूद सभी पेंटिंग कलेक्शन में से कोई पेंटिंग कभी नहीं चुन पाएगा। क्या हुआ थेलोस? सेराफिन ने अपने बेटे से ठंडे स्वर में पूछा। उसके हाव भाव में भारी बदलाव आया था। उसकी सुनहरी आंखें बेहद ठंडी थीं और थोड़ी खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। उसके आसपास की कोमल आभा पूरी तरह बदल गई थी। ये देखकर थेलोस डर के मारे चुप हो गया और एक कदम पीछे हट गया। अपनी माँ के सामने खड़े होकर उसे लगा कि वह महारानी के सामने खड़ा है। फिर भी वह जानता था कि उसकी माँ महारानी नहीं थी, बल्कि वह एल्डर्स की एक विशेष सदस्य थी जो सेलेस्टियल टैरन के विभिन्न मामलों पर सलाह देती थी और उन्हें नियंत्रित करती थी। सेराफिन ने बहुत ही खुले कपड़े पहने हुए थे। उसने एक पारदर्शी बेबी डॉल पहन रखी थी। उसके छोटे आकार के स्तन थेलोस के सामने पूरी तरह से खुले हुए थे। फिर भी वह अपनी जैविक माँ से इतना डरता था कि उसने उसके शरीर को किसी भी बुरे या बुरे विचार से नहीं देखा। अगर थेलोस थोड़ा और बोल्ड हो जाता तो वह उसके गुलाबी छोटे पहाड़ों को देख पाता जो चांदी के पारदर्शी बेबी डॉल के माध्यम से देखे जा सकते हैं। सेराफिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका अपना बेटा उसे इस तरह देखेगा। उसे इस तरह के कपड़े पहनने में सहजता महसूस होती थी। सौभाग्य से उसने सिल्वर रंग की पैनी पहनी हुई थी जो उसकी बेबी डॉल के रंग से मेल खाती थी। सेराफिन का शरीर पूरी तरह से सुडौल था। वह बेहद सेक्सी थी। उसे रिया और अमेलिया के बाद सेलेस्टियल टैरन की तीसरी सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। पहले और दूसरे स्थान के लिए इस बारे में हमेशा भ्रम रहा है। रिया और अमेलिया ऐसी दिखती थीं जैसे वे जुड़वा हों। एकमात्र क्षेत्र जिसमें रिया अमेलिया से पीछे रह गई वह था उसके स्तन और उसकी गांड। माँ, मुझे तंग किया गया है।
थेलोस एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसे स्कूल में बुरे लड़कों ने तंग किया था और अब वह अपनी माँ से इसकी शिकायत कर रहा था। वह रोने के कगार पर था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ऐसे आदमी से नफरत करती है जो आसानी से रो देता है। सेराफिन ने बचपन से ही थेलोस को पूरी दुनिया में किसी और से ज़्यादा उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया था। उसने थेलोस को अपने ऊपर अत्यधिक निर्भर होने के लिए प्रेरित किया था। चाहे थेलोस के जीवन का कोई भावनात्मक या शारीरिक पहलू हो, वह हमेशा अपनी माँ से स्वतंत्र रहा था। उसने थेलोस को इतना प्रभावित किया था कि अगर वह थेलोस को अमेलिया पर हमला करने के लिए कहती तो वह ऐसा करने में संकोच नहीं करता। इसलिए जब आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा के बारे में थलोस पर थोड़ा सा दबाव डाला तो थलोस अपनी माँ के पास सलाह लेने आया था और उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे कोई समाधान देगी। थेलोस आदित्य से नफरत करता था। उसे इस बात से नफरत थी कि जिस महिला से वह प्यार करता था उसकी सगाई आदित्य से हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि सगाई टूट चुकी है और आदित्य को निर्वासित कर दिया गया है तो वह बेहद खुश और अति प्रसन्न हुआ। थेलोस ये सोचकर पूरी तरह निश्चिंत था कि रिया का उसकी पत्नी बनना अपरिहार्य है। लेकिन चीजें तब और खराब हो गईं जब एक दिन रिया को आदित्य मिल गया और तब से वह उसके साथ रह रही है। थेलोस और सेराफिन ने एमिलिया पर दबाव डालने और उसे रिया को वापस लाने के लिए कई अप्रत्यक्ष तरीके आजमाए हैं। जब रिया सेलेस्टियल टेरन में वापस लौटी तो उसे आदित्य के साथ लौटना पड़ा, और आज उन्हें गले मिलते देखकर थेलोस इतना क्रोधित हो गया कि उसका खून खौल उठा और उसकी आंखें क्रोध से जलने लगीं। दुर्भाग्य से वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि आदित्य बहुत ताकतवर है। आदित्य इतना ताकतवर है कि वह पीक छठे क्रम के कल्टीवेटर को भी मार सकता है। आदित्य द्वारा एक शिखर छठे क्रम के साधक की हत्या की खबर सेराफिन, अमेलिया और 6 महाद्वीपों के अन्य सम्राटों और राजाओं के कानों तक पहुंच गई थी। साफ साफ बोलो, बताओ क्या हुआ? सेराफाइन ने थेलोस से ठंडे लहजे में पूछा। अपनी माँ की ठंडी आवाज़ सुनकर थेलोस एक पल के लिए कांप उठा और फिर जवाब दिया, आदित्य ने मुझे तंग किया है। थेलोस ने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था। उसने अपनी माँ को बताया कि कैसे आदित्य ने उसे बिना किसी कारण के तंग किया। बेशक थेलोस ने पूरी कहानी को अपने पक्ष में थोड़ा बदल दिया था ताकि वह खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर सके और आदित्य को अपनी कहानी में खलनायक की तरह दिखा सके। लेकिन सेराफिन को अंदाजा था कि उसका बेटा खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन उसने इस ओर इशारा नहीं किया और न ही अपने बेटे को उजागर किया। आदित्य एक मछली की हड्डी की तरह है जो उसके गले में फंस गई है। वह एक मछली की हड्डी थी जिसे वह न तो निगल सकती थी और न ही थूक सकती थी। आदित्य उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था, और जब बात आदित्य की आई तो वह बहुत असहाय महसूस करने लगी क्योंकि उसे हराने या बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही थेलोस ने कहानी का अपना हिस्सा खत्म किया, सेराफिन बाहर खड़ी हो गई और उसने अपना शरीर फैला लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, थेलोस ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह अपनी माँ को घूरना नहीं चाहता था। थेलोस को अनदेखा करते हुए, अपनी बड़ी गोल गांड को हिलाते हुए, वह अपनी किताबों की अलमारी की ओर चली गई। उसने लाल कवर वाली किताबें निकालीं। उसने किताब खोली और अपनी किताब से एक करीने से मुड़ा हुआ पत्र निकाला। उसने पत्र थेलोस की ओर फेंका। पत्र हवा के साथ थेलोस के हाथ में पूरी तरह से उड़ गया। ये पत्र मेरे पास पहुंचा दो। जहां तक आदित्य का सवाल है, मेरे पास उसके लिए सटीक योजना है। जैसी आपकी इच्छा माँ। थेलोस सेराफिन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जल्द से जल्द उसके कमरे से बाहर निकल गया। थेलोस के चले जाने के बाद पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। सेराफिन अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई अपने कमरे की छत को देख रही थी। सेराफिन के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब थेलोस का जन्म हुआ तब उसके पति की हत्या कर दी गई थी। आज तक कोई नहीं जानता कि सेराफिन ने ही अपने पति की जान ली थी और ऐसा दिखाया था कि उसकी हत्या की गई थी। उसका पति उसके लिए मुसीबत के अलावा कुछ नहीं था। सेराफिन ने सिर्फ वारिस पाने के लिए शादी की थी, जो उसने किया भी। और एक बार जब उसका पति अपनी भूमिका पूरी कर लेता है तो उसे उसके जीवित रहने का कोई कारण नहीं दिखता। अगर वह जीवित रहता तो वह सिर्फ उसकी योजना में बाधा डालता जिसे वह सदियों से सावधानीपूर्वक तैयार कर रही थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 548 कैसियन नाइट राइडर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 548 कैसियन नाइट राइडर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 548 कैसियन नाइट राइडर। तो वह व्यक्ति कौन है जिसके पास तुम मुझे ले जा रहे हो? आदित्य ने पूछा। जब सेलेस्टियल टेरन एम्पायर की शाही गाड़ी राजधानी की चहल पहल भरी सड़कों से इत्मीनान से आगे बढ़ी तो इसकी भव्यता को नज़रअंदाज करना असंभव था।
कोई भी व्यक्ति तुरंत ही इसके राजसी मूल को पहचान सकता था, जिसका श्रेय आंशिक रूप से मानव शिल्प कौशल और एल्वेन कलात्मकता के सुंदर मिश्रण को जाता है। गाड़ी खुद ही गहरे रंग की लकड़ी से बनी थी, जिसे इतनी चमक के साथ पॉलिश किया गया था कि वह सूरज की रोशनी में चमकती थी। लकड़ी पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई है, जिससे जटिल पैटर्न बनते हैं जो स्वर्ग और प्राकृतिक दुनिया दोनों से प्रेरित लगते हैं। पत्तियों, सितारों और अलौकिक लताओं जैसे एल्वेन रूपांकनों को गाड़ी में उकेरा गया था, जिससे ये रहस्यमय लग रहा था। हर कोने पर क्रिस्टल से बने लालटेन देखे जा सकते थे, जो दिन के उजाले में भी एक गर्म, अलौकिक चमक दे रहे थे। 4 राजसी सफ़ेद जादू के घोड़ों द्वारा खींची गई, जिनमें से प्रत्येक में रत्न जड़े हुए थे। गाड़ी ऐसे चलती थी जैसे तैर रही हो। इसका श्रेय इसके पहियों को जाता है, जिन्हें शोर और धक्का मुक्की को कम करने के लिए एल्वेन रूनों के साथ सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था। शाही गाड़ी की खिड़कियां मखमली पर्दों से सजी हुई थीं, जिन पर सुनहरे रंग के धागे जड़े हुए थे, जिससे अंदर का नज़ारा आंशिक रूप से अस्पष्ट हो रहा था। ये साधारण खिड़कियां नहीं थीं, इन्हें एक जादुई पारदर्शी सामग्री से बनाया गया था जो न तो कांच की लगती थी और न ही क्रिस्टल की। संभवतः एक योगिनी रचना थी जो अंदर से बाहर देखने की अनुमति देती थी, लेकिन इसके विपरीत नहीं। शाही गाड़ी को देखकर अन्य गाड़ियां रास्ते से हट गईं। ये डर या किसी और कारण से नहीं था, बल्कि शाही परिवार और उनकी महारानी के प्रति लोगों के मन में जो अपार सम्मान और आदर था, उसके कारण ऐसा हुआ। स्वाभाविक रूप से साम्राज्य के नागरिकों को अपनी देवी की वापसी के बारे में पता नहीं था। ये व्यक्ति मेरे अंकल हैं। मैंने कुछ महीनों तक उनके अधीन प्रशिक्षण लिया है, रिया ने रहस्यमय लहजे में कहा। रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा हूँ हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। आदित्य ने अपने शरीर का उपयोग करके रिया को मजाकिया ढंग से नीचे दबा दिया। लेस देन नल ग्रेटर देन लेस देन नली ग्रेटर देन क्या? कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। रिया ने डरने का नाटक किया और उसके साथ खेलने लगी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। हा हा हा। आदित्य ने उसके होठों को पकड़ने से पहले बुरी तरह हंसा। रिया ने संघर्ष नहीं किया। उसने अपने हाथ उसके गले में लपेटे और उसे अपने करीब खींच लिया। वे दोनों जल्द ही अपनी अपनी दुनिया में खो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच रिया की नौकरानी जो गाड़ी चला रही थी, उसके चेहरे पर शर्मा गई क्योंकि उसे गाड़ी के अंदर से अश्लील आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लगता है लेडी रिया और महामहिम आदित्य भूल गए हैं कि वे अकेले नहीं हैं, नौकरानी ने धीमी आवाज़ में कहा। एक साधक के रूप में उसकी इंद्रियां सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत संवेदनशील थीं। वह आसानी से गाड़ी के अंदर की सभी तरह की आवाज़ें सुन सकती थी। बेहतर होगा कि मैं लेडी रिया को चेतावनी दूं कि अगली बार वह अपनी हरकतों से सावधान रहे, नौकरानी ने धीमे स्वर में कहा। आज जो कुछ उन्होंने सुना उसे किसी और को बताने के बारे में यह विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया। वह अपनी लेडी के रहस्यों को इस पूरी दुनिया में किसी को बताने के बजाय मरना पसंद करेगी। उसकी वफादारी लेडी रिया और लेडी रिया के साथ हमेशा रहेगी। भले ही पूरी दुनिया उसकी लेडी के खिलाफ हो जाए, वह अपनी लेडी के साथ खड़ी रहेगी और उसकी सेवा करेगी। भले ही उसकी लेडी एक सामान्य एल्फ बन जाए, वह तब भी उसके साथ रहेगी। सौभाग्य से गाड़ी रूम से मंत्रमुग्ध थी, जो गाड़ी से आने वाली किसी भी आवाज़ को रोक लेती थी। बाहरी लोग शाही गाड़ी से आने वाली किसी भी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। ये जानते हुए कि उसकी मालकिन और उसकी मालकिन का मंगेतर व्यस्त थे, उसने गाड़ी को बहुत धीरे से चलाया, जिससे उनके गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय 2 घंटे और बढ़ गया। उन 2 घंटों में नौकरानी ऐसी आवाज़ें सुन पाई जिन्हें वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। उसने ऐसी चीज़ें सुनी जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसका शरीर कांप उठा। अपनी पत्नी की कराह सुनकर उसे लगा कि उसके पैर कमज़ोर हो रहे हैं। पूरी यात्रा उसके लिए यातना के अलावा कुछ नहीं थी। उसे अपने राक्षसों से लड़ना था और हार नहीं माननी थी। उसे लगा जैसे उसकी परीक्षा ली जा रही है। सौभाग्यवश वह अंत तक अपने आप को संभाले रखने में सफल रही और प्रलोभनों में नहीं फंसी। लेस देन 0 ग्रेटर दैन, लेस देन 0 ग्रेटर दैन, लेस देन नली ग्रेटर दैन। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। काफ़ी समय के बाद अंततः शाही गाड़ी रुकी। लेडी रिया, हम पहुंच गए हैं, नौकरानी ने अपनी मालकिन और आदित्य को याद दिलाया कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। सौभाग्य से तब तक उनका काम भी पूरा हो चुका था। शोर शांत हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आ रहा हूँ। गाड़ी के अंदर रिया अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश करते हुए घबरा रही थी। उसने आदित्य को ठंडी निगाह से देखा। उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए इस भूखे भेड़िए को दोषी ठहराया। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह इतना कुशल था कि वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी। वह प्रवाह के साथ चली गई और आदित्य को राजधानी दिखाने के बजाय बहुत सी चीज़ें करने लगी। ये सब तुम्हारी गलती है, रिया ने आदित्य को घूरते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आमतौर पर आदित्य इस मौके का इस्तेमाल उसे चिढ़ाने के लिए करता था, लेकिन ये जानते हुए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रही थी जिसका वह बहुत सम्मान करती थी, उसने उनके द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी को ठीक करने में उसकी मदद की। सब हो गया, लेकिन बाकी का क्या? आदित्य ने चारों ओर देखा। गाड़ी का पूरा अंदरूनी हिस्सा अस्त व्यस्त था। कई हिस्से गीले थे और सफ़ेद चिपचिपे तरल से ढके हुए थे। लेकिन आदित्य को यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आया। मेरी नौकरानी सब कुछ संभाल लेगी।
चलो चलें। रिया की नौकरानी ने उन्हें प्रणाम किया जबकि रिया और आदित्य गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। उसने अपना सिर इसलिए झुकाया क्योंकि वह अपनी मालकिन और महामहिम का सामना करने में बहुत शर्मिंदा थी। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो क्या तुम मुझे अपने इस रहस्यमयी चाचा के बारे में कुछ बता सकते हो? आदित्य ने पूछा। अभी वे बैरक के अंदर चल रहे थे। पूरा प्रशिक्षण मैदान आम जनता के लिए वर्जित था। केवल सेना के सदस्य और रंगरूट ही इस जगह पर आ जा सकते थे। इसके अलावा महारानी और शाही परिवार के सदस्यों को इस जगह पर जाने की अनुमति है। अन्य रईसों और अन्य लोगों के लिए उन्हें प्रशिक्षण मैदान के अंदर जाने के लिए महारानी या किसी बुजुर्ग से विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। पूरा प्रशिक्षण मैदान लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था और रक्षात्मक जादुई रूनों द्वारा आगे की सुरक्षा की गई थी। ये रून किसी को भी प्रशिक्षण मैदान में अवैध रूप से प्रवेश करने से रोकते हैं। ये रक्षात्मक रून प्रशिक्षण मैदान के अंदर क्या हो रहा है इसे बाहरी लोगों के लिए गुप्त रखते थे और किसी भी भर्ती को भागने से रोकते थे। मेरे चाचा इस प्रशिक्षण मैदान के प्रभारी हैं और यह प्रशिक्षण मैदान पूरे सेलेस्टियल टेरन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशिक्षण मैदान है। साम्राज्य के हर एक रंगरूट ने सैनिक बनने से कम एक सप्ताह तक इस प्रशिक्षण मैदान में प्रशिक्षण लिया है। ओह, आदित्य ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। जैसे ही वे अंदर गए कई लोगों ने रिया को तुरंत पहचान लिया, जिससे पता चला कि रिया अक्सर यहाँ आती थी। जब वे दोनों साथ साथ चल रहे थे तो कई लोग रिया के पास आए और मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। कुछ महिला रंगरूटों ने रिया और आदित्य को उसके चाचा से मिलवाने की जिम्मेदारी भी ली। जब आदित्य बड़े गलियारे में रिया के साथ चल रहा था तो उसने देखा कि कम से कम 100 रंगरूट रिया के आगे सिर झुका रहे थे। हर कोई उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा था और उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। आखिरकार रिया उनकी देवी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लग रहा है कि इस प्रशिक्षण मैदान में 10,000 से अधिक रंगरूट हैं। महारानी, हम यहाँ हैं। कमांडर को आपके आगमन की सूचना पहले ही दे दी गई है। वह अंदर आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। रिया ने अंदर जाने से पहले लड़कियों को विनम्रता से धन्यवाद दिया। रिया भी उनके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चली गई। नमस्ते अंकल, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। रिया ने अपने हाथ पीछे किए और मुस्कुराते हुए कहा। रिया अपने अंकल कैसियन के बहुत करीब थी। हा, मूर्ख लड़की, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी अभी अपना काम निपटा कर आया था, कैसियन ने हंसते हुए बड़ी मुस्कान के साथ कहा। कैसियन ने फिर आदित्य की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह युवक तुम्हारा भावी पति है। स्टारिन साम्राज्य के सम्राट और ड्रैगन सम्राट के रूप में जाना जाता है। लेस देन नल ग्रेटर दैन 6 महाद्वीपों में सबसे शक्तिशाली साधक आदित्य। किसी खास व्यक्ति के विपरीत वह आदित्य को नीची नज़र से नहीं देख रहा था। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आंखें बहुत ईमानदार थीं। कैसियन एक योद्धा था। वह ताकतवर लोगों का सम्मान करता था और उनकी प्रशंसा करता था। वह जानता था कि इन ताकतवर लोगों ने ताकतवर बनने के लिए कितनी मेहनत की होगी, और 6 महाद्वीपों में सबसे ताकतवर साधक से मिलना उसके लिए सम्मान की बात थी। कैसियन खड़ा हुआ और आदित्य के पास गया। मैं कैसियन नाइट राइडर हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा महाराज। आदित्य ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कैसियन से हाथ मिलाया। नमस्ते अंकल। अगर मेरी होने वाली पत्नी के अंकल मुझे औपचारिक रूप से इस तरह बुलाएं तो ये थोड़ा अजीब है। आप मुझे बस आदित्य कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आदित्य ने पहचान लिया कि कैसियन यहाँ बड़ा था और वह रिया का बहुत करीबी व्यक्ति था। हा, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ आदित्य। कैसियन जोर से हंसा। ऐसा लग रहा था कि कैसियन वाकई एक अच्छा इंसान था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। योजक चिन्ह लेस देन नल ग्रेटर दैन। लेखक का कथन। पिछले कुछ दिनों से कोई भी अध्याय अपलोड न कर पाने के लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी निजी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे बाहर जाता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था। चूंकि इस शनिवार को मेरी फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसलिए मैं अभ्यास में व्यस्त था और जब मैं घर लौटा तो मुझमें खेलने की ऊर्जा नहीं थी। कोई भी अध्याय लिखो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और मेरी माफ़ी स्वीकार करेंगे। मैं सभी छूटे हुए अध्यायों की भरपाई करने की कोशिश करूंगा, और मैं उन सभी अध्यायों को नहीं भूला हूं जो मैंने पहले आप लोगों को दिए थे। बस मुझे इन दिनों लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 549। हीरे केवल दबाव में बनते हैं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 549 हीरे केवल दबाव में बनते हैं।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 549 हीरे केवल दबाव में बनते हैं। कैसियन एक बेहद खूबसूरत आदमी है जिसका मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व उसकी योद्धा पृष्ठभूमि के अनुरूप है। उसके चेहरे पर उसके अनुभवों के निशान हैं। उसकी बाईं आंख के ऊपर एक निशान है जो लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयों की याद दिलाता है। खुरदुरे दिखने के बावजूद उसमें एक खास आकर्षण है जो उससे मिलने वालों को प्रशंसा और सावधानी दोनों ही आकर्षित करता है। उसकी गहरी आंखें उसके अनुभवों के वजन को दर्शाती हैं। हा, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करता हूँ आदित्य। कैसियन को आदित्य से कोई नफरत नहीं थी। ज्यादातर कल्पित बौने जो दूसरी जातियों के प्रति नस्लवादी थे, कैसियन ऐसा नहीं था। एक महान योद्धा होने के नाते उसने दूसरी जातियों के दूसरे साथी योद्धाओं का सम्मान करना सीख लिया था। वास्तव में उसे ये भी लगा कि प्रकृति की देवी से विवाह करने के लिए आदित्य से अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। आदित्य कोई साधारण साधक नहीं था, वह ड्रैगन सम्राट था, पूरी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक का सम्राट। वह 6 महाद्वीपों में सबसे मजबूत साधक था। अगर वह रिया का पति बनने के लिए उपयुक्त नहीं था तो रिया को अपनी खोज के बाकी समय के लिए अविवाहित रहना होगा। कैसियन की नज़र में आदित्य एक ऐसा जीनियस था जो कभी कभी ही जन्म लेता है। वह एक ऐसा जीनियस था जो इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं दिखाई देगा। कैसियन को लगा कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहने और ड्रैगन सम्राट का उदय देखने के लिए धन्य है। तो आप सगाई की आधिकारिक घोषणा कब करने वाली हैं? कैसियन ने हल्की मुस्कान के साथ रिया से पूछा। कैसियन ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया ताकि वे बात कर सकें। रिया को आखिरी बार देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। आखिरी बार उसने रिया को तब देखा था जब उसने बिगिनर्स 5वें ऑर्डर को तोड़ दिया था और उसे अपनी नई शक्तियों और सीमाओं का परीक्षण करने के लिए किसी के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत थी। और कैसियन को यह स्वीकार करना पड़ा कि रिया अमेलिया और पहली एल्वेन महारानी से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी। उस समय सिर्फ एक नौसिखिया 5वीं श्रेणी की होने के बावजूद वह कैसियन को उनके मुकाबले में गंभीर बनाने में कामयाब रही थी। यह उसकी नज़र में एक बहुत ही सराहनीय उपलब्धि थी। चाचा, सगाई की घोषणा 2 सप्ताह बाद की जाएगी। ये सुनकर कैसियन को पता चल गया कि इन 2 हफ्तों में महारानी और 10 बुजुर्गों के बीच बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। उसे लग रहा था कि ये बुजुर्ग इस सगाई का कड़ा विरोध करेंगे और नहीं चाहेंगे कि यह शादी हो। लेकिन कैसियन ने इसे इसके विपरीत देखा। इस साम्राज्य के गठन के बाद से ही साम्राज्य सभी विदेशी मामलों में तटस्थ रहा है और कभी किसी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया या कभी किसी विदेशी युद्ध में भाग नहीं लिया। उसने देखा और समझा कि इस साम्राज्य के लिए एक शक्तिशाली विदेशी सहयोगी की सख्त जरूरत है। साम्राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो जरूरत के समय उनका साथ दे सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कैसियन का हमेशा से मानना था कि साम्राज्य कमजोर हो गया था, खासकर तब जब महारानी अमेलिया ने सारे मामलों को अपने हाथ में ले लिया और पिछली रानी की मृत्यु हो गई। कैसियन का मानना था कि साम्राज्य को अपनी सीमाओं के बाहर अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। स्टारिन साम्राज्य के साथ विवाह न केवल साम्राज्य को एक शक्तिशाली विदेशी सहयोगी देगा बल्कि सेलेस्टियल टेरन साम्राज्य के लिए नई संभावनाओं को भी खोलेगा। कैसियन ने वास्तव में इस विवाह का किसी भी चीज़ से ज़्यादा समर्थन किया। हालांकि उसे महारानी अमेलिया की कई शांतिपूर्ण नीतियां पसंद नहीं थीं जो उसने पिछले कुछ सालों में अपनाई थीं। ऐसी नीतियां जिनके बारे में उसका मानना था कि इन नीतियों ने साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। अगर कैसियन की नज़र में अमेलिया आकाशीय इलाके की शासक के तौर पर कुछ अच्छा कर सकती थी तो वह आदित्य और रिया की शादी करवाना था ताकि इस साम्राज्य को आखिरकार एक मजबूत विदेशी सहयोगी मिल सके। चाचा, बहन नीना कैसी है? मुझे उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। लेस देन नल ग्रेटर दैन नीना कैसियन की इकलौती बेटी थी। कैसियन ने एक दुर्घटना के कारण अपनी पत्नी को खो दिया था। नीना इस दुनिया में बची एकमात्र पारिवारिक सदस्य थी। कैसियन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। नीना अच्छा कर रही है। नीना 100 साल से ज़्यादा की थी। वह अभी भी अविवाहित थी। जिस तरह उसके पिता सेना में काम करते थे उसी तरह वह भी इस साम्राज्य की सेना के लिए काम करती थी। नीना एक बेहतरीन तीरंदाज़ थी। वह पूरे साम्राज्य की सबसे बेहतरीन तीरंदाजों में से एक थी। चाचा, बड़ी बहन नीना पहले से ही इतनी बूढ़ी है। मुझे ये बात समझ में आती है कि हम साधक लाखों साल तक जी सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र की महिलाएं पहले से ही अपने पोते पोतियों की शादी होते देख रही हैं और उसने अभी तक शादी नहीं की है। आपको वाकई उसके लिए कोई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नीना वाकई बूढ़ी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह 300 साल से ज़्यादा उम्र तक कुंवारी रहेगी। रिया की बातें सुनकर कैसियन की सांस फूल गई। उसे भी अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी। लेस देन नल ग्रेटर दैन लेस देन नली ग्रेटर दैन आह। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी कमज़ोर व्यक्ति से शादी करे। वह किसी भी जाति या पृष्ठभूमि से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते उसका भावी साथी उसके जितना ही मजबूत हो या उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन अभी तक कोई भी मेरी बेटी को हराने में या उसे हराने के करीब भी नहीं आ पाया है। वह पूरे महाद्वीप की सबसे मजबूत तीरंदाजों में से एक है। ये सुनकर रिया की आंखें फड़कने लगीं। वह पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा नियम क्यों बनाया है। बड़ी बहन नीना एक शीर्ष 5वें क्रम की साधक है। इससे उसे मिलने वाले संभावित भागीदारों की संख्या कम हो जाती है। आखिरकार हर कोई शीर्ष 5वें क्रम तक नहीं पहुंच सकता।
अगर शीर्ष 5वें क्रम तक पहुंचना इतना आसान होता तो हर जगह शीर्ष 5वें क्रम के साधक होते। बड़ी बहन नीना आसानी से अपने लिए एक साथी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने तय किया कि जब तक वह 5वीं श्रेणी की शुरुआत नहीं कर लेती तब तक वह किसी से रोमांटिक रूप से डेट नहीं करेगी। तब तक वह 150 जोड़ साल की हो चुकी थी और अब वह अपनी ही सफलता से पीड़ित है। इस महाद्वीप पर उसे हराने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और यहाँ तक कि वे बहुत कम लोग भी, ज़्यादातर महिलाएं हैं, जैसे कि उसकी माँ और सेराफिन या 10 बुजुर्ग। और अगर कोई उसे हराने में कामयाब भी हो जाता है तो जब तक वह लड़का सुंदर न हो, बड़ी बहन उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उसकी अपनी ज़रूरतें भी थीं। वह चाहती थी कि उसका साथी लंबा, सुंदर दिखने वाला और शुद्ध रक्त वाला एल्फ हो। इसलिए संक्षेप में उसके पास बहुत सीमित विकल्प थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ईमानदारी से कहूँ तो ये दोनों सबसे जिद्दी लोग हैं जिन्हें मैंने साशा के अलावा अब तक देखा है। पूरी बात सोचकर ही रिया को सिरदर्द होने लगा। माफ़ करना, आप दोनों को बीच में न रोकना, मैं जानना चाहता था कि आपकी बड़ी बहन की उम्र क्या है? आदित्य ने उत्सुक स्वर में पूछा। शायद वह मदद कर सके। वह 300 साल की होने के बहुत करीब है, रिया ने सपाट लहजे में कहा। ओह, आदित्य ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। तो कोई तो है जो सिल्वी से भी ज़्यादा बदकिस्मत है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। सिल्वी की कमज़ोरी ये थी कि वह 1 सदी से भी ज़्यादा समय से सिंगल थी, लेकिन रिया की बड़ी बहन नीना करीब 300 सालों से सिंगल थी। मैं स्टारिन साम्राज्य की यात्रा करना चाहता था और इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, कैसियन ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। अंकल, स्टारिन एम्पायर में आपका हमेशा स्वागत है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेस देन नीली ग्रेटर दैन लेस देन नल ग्रेटर दैन दस्तक। दस्तक। किसी ने कैसियन के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। क्या है? कैसियन नाराज़ लग रहा था। उसका मूड थोड़ा गुस्से में बदल गया था। आदित्य और रिया ने ये नोटिस किया। सर, हमारे नए रंगरूटों ने प्रशिक्षण बंद कर दिया है। वर्तमान में कोई भी प्रशिक्षण नहीं ले रहा है। सभी प्रशिक्षण छोड़ रहे हैं। ये सुनकर कैसियन खड़ा हो गया। आदित्य और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर उसके पीछे कार्यालय से बाहर चले गए। वे प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? अन्य प्रशिक्षकों के बारे में क्या? उन्होंने इस व्यवहार के लिए रंगरूटों को दंडित क्यों नहीं किया? कैसियन ने अपने सचिव से पूछा, जो 5 फीट 7 इंच लंबा एल्फ था। एल्फ के लंबे सुनहरे बाल थे और उसकी त्वचा गोरी थी। वह एक पीक 3 ऑर्डर साधक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर, अन्य प्रशिक्षक अन्य महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। कैसियन के अलावा केवल 3 अन्य प्रशिक्षक थे। प्रशिक्षकों में से एक राजधानी में एक बुजुर्ग से मिलने गया था। दूसरा प्रशिक्षक एकांत में साधना कर रहा था। वह सफलता प्राप्त करने के बहुत करीब था। तीसरा प्रशिक्षक सैनिकों के दूसरे बैच को पढ़ा रहा था, सैनिक जो दूसरे प्रशिक्षण शिविर से आए थे। मैं चाहता हूं कि सभी रंगरूट 2 मिनट के अंदर मैदान में इकट्ठा हो जाएं। अगर उनमें से कोई भी देर से आया तो मैं उसकी सज़ा 10 गुना बढ़ा दूंगा। उसके ठंडे और धमकाने वाले शब्दों को सुनकर उसका सचिव भी डर से कांप उठा। बिना समय बर्बाद किए वह जल्दी से सभी रंगरूटों को बुलाने के लिए भाग गया। आदित्य कैसियन में ये बदलाव देखकर हैरान था। अभी कुछ देर पहले वह उनके साथ हंस रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन अब वह बहुत गंभीर हो गया था। उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया था और जल्द ही 3000 रंगरूट मैदान में खड़े थे। उनके चेहरे बहुत पीले दिख रहे थे। उनमें से कुछ तो कैसियन के सामने काम भी रहे थे। ये स्पष्ट था कि ये भर्ती हुए लोग वास्तव में भयभीत थे। आज प्रशिक्षण छोड़ने का क्या कारण था? कैसियन ने ठंडी आवाज़ में पूछा। इस समय कैसियन एक जंगली जानवर की तरह था। वह मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पा रहा था। एक रिक्रूट ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया। बोलते समय उसके पैर कांप रहे थे। सर, पहले हमें हर हफ्ते एक बार छुट्टी मिलती थी। रिक्रूटों के इस बैच को उनके कैंप में सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही भेजा गया था, इसलिए उन्हें इस कैंप के नियमों के बारे में पता नहीं था। और चूंकि सभी प्रशिक्षक भी व्यस्त थे, इसलिए किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे आज प्रशिक्षण ले रहे हैं। छुट्टी? मेरे प्रशिक्षण शिविर में छुट्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो अपना बैग पैक करो और बस चले जाओ। मुझे आलसी सुअरों से सबसे ज़्यादा नफरत है। अगर तुम आलसी सुअर हो तो बेहतर है कि मैं तुम्हें ढूंढने से पहले ही मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, कैसियन ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। आप सभी सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि आप इस साम्राज्य की सेवा कर सकें। यदि आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपको शक्ति, पद या धन चाहिए, तो आप जा सकते हैं। यदि आप अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप सभी को परिणाम भुगतने होंगे। मुझे परवाह नहीं है कि आप सभी अपने पिछले प्रशिक्षण शिविर में कैसे रहते थे, लेकिन इस शिविर में आप मेरे नियमों का पालन करें, अन्यथा मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। मुझे अपने शिविर में सड़े हुए बीज नहीं चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर रंगरूटों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। आप सभी को इस प्रशिक्षण शिविर में आए हुए 1 सप्ताह हो गया है। अब तक आप सभी को मेरे नियमों के बारे में पता चल जाना चाहिए था। आप सभी को अपनी लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा। ये सुनकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। तुम सब उनके खेत के 1000 चक्कर लगाने वाले हो। ये सुनकर सभी ने अविश्वास से कैसियन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी कैसियन की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये पूरा खेत 10 किलोमीटर बड़ा था।
एक प्रथम श्रेणी के किसान में भी इस खेत के 1000 चक्कर लगाने की क्षमता नहीं होगी। जो लोग दौड़ना बंद कर देंगे उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। उनका खाना और उनका सामान छीन लिया जाएगा। आदित्य को नहीं पता था कि कैसियन क्या सोच रहा था। इनमें से ज़्यादातर भर्ती मुश्किल से ही शुरुआती एक ऑर्डर तक पहुंच पाए हैं। उनके लिए ऐसा कुछ करना लगभग असंभव है, अगर पूरी तरह से असंभव नहीं है। आखिरकार कल्पित बौने जानवरों की तरह अपनी पागल सहनशक्ति के लिए नहीं जाने जाते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लेस देन नल ग्रेटर देन, अब दौड़ना शुरू करो। सभी लोग दौड़ने लगे जबकि कैसियन उन पर नजर रख रहा था। चाचा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आदित्य कैसियन से पूछे बिना नहीं रह सका। आदित्य, मुझे सख्त होना होगा। ये रंगरूट लोहे की तरह है जिन्हें तेज करने की जरूरत है। अत्यधिक दबाव में ही हीरे बनते हैं। आदित्य कहना चाहता था कि उसका सोचने का तरीका गलत था। इन रंगरूटों को प्रशिक्षित करने का उसका तरीका उन्हें हीरे बनने से पहले ही तोड़ देगा। लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाकर उसे कुछ न कहने का संकेत दिया। इसलिए आदित्य चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि रिया को कैसियन के इस जंगली और सख्त पक्ष के बारे में पहले से ही पता था। वह इसकी आदी हो चुकी थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 550 लघु स्पार। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 550 शॉर्ट स्पार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 550 लघु स्पार। अब जब मैं उनसे निपट चुका हूं तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखाती कि तुम कितनी मजबूत हो गई हो? कैसियन ने अचानक रिया से कहा। अब तक वह शांत हो चुका था। वह मैदान में दौड़ रहे रंगरूटों को देखकर संतुष्ट दिख रहा था। ठीक है, रिया ने कैसियन के सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। वह भी अपने चाचा जैसे ताकतवर व्यक्ति से लड़ने के लिए बेताब थी। चूंकि यह कोई वास्तविक लड़ाई नहीं है तो क्यों न हम इस लड़ाई में कुछ नियम और सीमाएं निर्धारित कर दें? आदित्य ने सुझाव दिया। चलो, कैसियन ने आदित्य से कहा। रिया के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ ये परखने के लिए था कि रिया कितनी मजबूत हो गई है। लेस देन नली ग्रेटर देन, लेस देन नल ग्रेटर देन स्वूश। अचानक आदित्य कैसियन और रिया की नजरों से ओझल हो गया। कैसियन ने गहरी हैरानी से आंखें फैला लीं, ये देखकर कि आदित्य अभी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बहुत तेज, यही उसकी मूल गति थी। वह अपनी पूरी गति का उपयोग भी नहीं कर रहा है। कैसियन को आदित्य की असली शक्तियों की झलक मिल गई। उसे पता चल गया कि वह किस तरह का राक्षस था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक शुरुआती चौथे क्रम का साधक एक शीर्ष छठे क्रम के साधक को हरा सकता है, कैसियन ने सोचा। कुछ ही सेकंड में आदित्य ने एक छड़ी से जमीन पर एक घेरा बना दिया। उस घेरे ने कुल मैदान का 1/4 हिस्सा घेर लिया। इस मुकाबले के लिए दिशा निर्देश सीधे साधे हैं। किसी भी प्रतिभागी को दूसरे को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। मैच के दौरान दोनों प्रतिभागियों को चिन्हित घेरे के अंदर रहना होगा। घेरे से बाहर जाने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा घेरे के बाहर किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने वाले हमले सख्त वर्जित हैं। मैच 3 तरीकों से समाप्त हो सकता है। पहला, अगर कोई प्रतिभागी सकल से बाहर चला जाए। दूसरा, अगर कोई प्रतिभागी खुलेआम हार मान ले और हार मान ले। और तीसरा, अगर कोई प्रतिभागी थकावट या किसी अन्य कारण से मैच जारी रखने में असमर्थ हो जाए। आदित्य ने औपचारिक लहजे में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य उन्हें अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं करने दे सकता था। यदि उन्होंने इस मैत्रीपूर्ण लड़ाई में अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग किया तो वे इस प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ इसके आसपास के अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देंगे। वह उन्हें एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल नहीं होने दे सकता था, अन्यथा ये पूरी बात बहुत बुरी हो जाती। ये लड़ाई कैसियन के लिए थी ताकि वह देख सके कि रिया कितनी मजबूत हो गई है। पूरी ताकत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या आप में से किसी को इन नियमों से कोई परेशानी है? आदित्य ने औपचारिक लहजे में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ही उनके दोस्ताना मुकाबले का रेफरी था। नहीं, तो फिर शुरू करते हैं। ये शब्द कहते हुए कैसियन ने घेरे के अंदर कदम रखा। रिया उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वह घेरे में प्रवेश करने वाली थी, आदित्य ने उसे प्रोत्साहित करते हुए सिर हिलाया, जिस पर उसने भी सिर हिलाया और फिर घेरे के अंदर कदम रखा। तुम दोनों जब चाहो तब ये लड़ाई शुरू कर सकते हो। आदित्य सावधान रहा। अगर कैसियन ने रिया पर कोई जानलेवा हमला किया तो वह उसके सामने टेलीपोर्ट होकर उसकी जान बचा सकता था। रिया और कैसियन ने एक दूसरे का सामना करते हुए घेरे के अंदर स्थान ग्रहण किया। चाचा कैसियन ज्यादातर कल्पित बौनों की तरह नहीं है जो लड़ने के लिए लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनकी लड़ाई शैली बहुत क्रूर है। वह एक नज़दीकी लड़ाकू है। मैं उससे नज़दीकी लड़ाई में नहीं लड़ सकती।
वह आसानी से लड़ाई पर हावी हो जाएगा और मुझे आसानी से हरा देगा। रिया ने कैसियन को घूरते हुए सोचा। पिछली बार जब वे लड़े थे तो कैसियन अकेले अपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके रिया पर दबाव बनाने में सक्षम था। कैसियन एक योद्धा पथ साधक है। इस लड़ाई में मुझे अंकल को लंबी दूरी से उलझाना है। रिया किसी भी पीक 5वें क्रम के कल्टीवेटर को आसानी से हरा सकती थी, लेकिन कैसियन अलग था। वह एक अनुभवी कल्टीवेटर था जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। दूसरी ओर रिया के पास इतना अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि आदित्य भी रिया से ज्यादा अनुभवी योद्धा था। ऐसा नहीं था कि रिया लड़ाई से बचती थी, लेकिन वह एक ऐसी इंसान थी जो शांति और स्थिरता पसंद करती थी। 5वें क्रम की साधक बनने के बाद उसने बहुत कम लड़ाइयां लड़ी थीं। रिया, मैं आ रहा हूँ। कैसियन रिया की ओर बढ़ने लगा। रिया को किसी मंत्र का जाप करने या अपनी उंगलियां चटकाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने जड़ों को जमीन से बाहर निकलने पर काबू पा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैसियन ने अचानक पाया कि उसका पूरा शरीर मोटी जड़ों से लिपटा हुआ है। ये 5वें क्रम के शिखर के खिलाफ काम नहीं करेगा। आदित्य ने ये देखकर बड़बड़ाया। अचानक जड़ें कैसियन के मन को चूसने लगीं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कैसियन के चारों ओर लिपटी सारी जड़ें टूट गईं। कैसियन ने फिर रिया की तरफ छलांग लगाए और उसे मुक्का मारने की कोशिश की। जब वह हवा में था, रिया के पीछे 3 हरे गोले बन गए। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, 3 हरे गोले कैसियन पर गिर गए। कैसियन ने अपने सिर और सीने को हमले से बचाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। लेस देन नल ग्रेटर देन लेस देन नली ग्रेटर देन धमाका। ये हरे गोले सिर्फ साधारण गोले नहीं थे, बल्कि इनमें से हर गोले में विशेष क्षमताएं थीं। पहला गोला कैसियन को भ्रमित कर देता था। साधक कितना मजबूत था और उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा था, इस पर निर्भर करते हुए भ्रम का प्रभाव 3 सेकंड से 30 सेकंड तक रह सकता था। दूसरे गोले को लेस देन नल ग्रेटर देन लाइफ ड्रेन कहा जाता था। इसका मतलब है कि गोला उसकी सहनशक्ति और स्वास्थ्य को खत्म कर देगा और उन्हें रिया में स्थानांतरित कर देगा। तीसरा गोला उसके मन को खत्म कर देगा और उसे वापस रिया में स्थानांतरित कर देगा। आदित्य ने पूछा, क्या यह इस लड़ाई का अंत है? वह थोड़ा निराश था क्योंकि उसने कैसियन से और भी अधिक की उम्मीद की थी। जमीन से एक मोटी जड़ उभरी और कैसियन की कमर के चारों ओर लिपट गई और फिर उसे घेरे से बाहर फेंक दिया। हालांकि इससे पहले कि कैसियन का पूरा शरीर घेरे से बाहर निकल पाता, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसका शरीर घेरे के अंदर ही रुक गया। कैसियन अभी भी इस खेल में था। शानदार, ये निश्चित रूप से चतुराई थी, लेकिन ये दोबारा काम नहीं करेगा। ये कहते हुए कैसियन रिया पर टूट पड़ा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा था, लेकिन तभी उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया क्योंकि बड़े बड़े पेड़ जमीन से ऊपर उठने लगे थे। कैसियन के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ ही सेकंड में घेरे के भीतर का पूरा इलाका एक छोटे से जंगल में बदल गया था। वह तुम्हारे लिए प्रकृति की देवी है। आदित्य इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि रिया ने सचमुच कुछ ही सेकंड में एक छोटा सा जंगल बना दिया। अचानक रिया गायब हो गई। वह पूरी तरह से गायब हो गई। कैसियन और रिया को अब उसकी मौजूदगी का पता नहीं चल पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कहाँ है? कैसियन ने चारों ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त किया। रिया एक भूत की तरह कैसियन के पीछे प्रकट हुई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे भ्रम के गोले से मारा गया। लेस देन नल ग्रेटर देन धमाका। कैसियन उलझन में था। उसका दिमाग नहीं जानता था कि क्या जानना है। उसे नहीं पता था कि उसे दाएं या बाएं जाना है या नहीं। अगले कुछ सेकंड तक वह तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाया। उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसके नियंत्रण में एक और बड़ी जड़ जमीन से उठी और कैसियन को आसानी से घेरे के बाहर फेंक दिया। इस लड़ाई की विजेता रिया। आदित्य ये शब्द कहते हुए आश्चर्यचकित था। उसे लगा था कि ये लड़ाई और लंबी चलेगी, लेकिन ये 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। इस लड़ाई को शुरू हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे। तुम और मजबूत हो गई हो रिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, कैसियन ने खड़े होते हुए कहा। कैसियन को देखकर जो मुस्कुरा रहा था, आदित्य को लगा कि कुछ अजीब है। उसे लगा कि इस आदमी ने अपना सब कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। वह सिर्फ रिया पर नरमी बरत रहा था। ये कुछ और नहीं बल्कि आदित्य की अंदरूनी भावना थी कि वह कैसियन पर नजर रख रहा था। उसे लगा कि यह आदमी कुछ छिपा रहा है। आखिरकार इस साम्राज्य का कमांडर 1 मिनट से भी कम समय में एक दोस्ताना मुकाबला नहीं हार सकता। या शायद मैं इस पूरी स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, आदित्य ने कैसियन को देखते हुए सोचा। इसी समय रिया ने प्रशिक्षण मैदान में जो पेड़ उगाए थे, वे तीव्र गति से मुरझाने लगे। रिया, तुम मजबूत हो जाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें प्रशिक्षण बंद कर देना चाहिए। भले ही युद्ध न हो या तुम्हें आदित्य की तरह मजबूत होने की कोई ज़रूरत न हो, प्रशिक्षण बंद मत करो। तुम्हें अपार क्षमता का वरदान मिला है, कुछ ऐसा जो मुझमें और लाखों लोगों में नहीं है। कृपया इसे बर्बाद मत करो, कैसियन ने रिया से बहुत गंभीर स्वर में कहा। मैं करूंगी अंकल, रिया ने सिर हिलाया। चाचा, अब समय आ गया है कि हम वापस चलें। ठीक है, आप दोनों का यहाँ हमेशा स्वागत है। आदित्य और कैसियन ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को अलविदा कहा। जैसे ही आदित्य और रिया शाही गाड़ी के पास पहुंचे, रिया की नौकरानी ने उन्हें झुककर अभिवादन किया।
आदित्य ने देखा कि नौकरानी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं, जैसे कि वह कसरत कर रही हो। हालांकि उनके आने से पहले उसे थोड़ा संदेह था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं पूछा। यह उसकी जगह नहीं थी कि वह उससे कोई सवाल पूछे। आखिरकार वह उसकी नौकरानी नहीं थी। क्या कुछ हुआ? रिया ने अपनी नौकरानी की सांसें तेज चलती देखकर पूछा। कुछ नहीं हुआ मैडम, क्या हम घर चलें? उसने पूछा, जिस पर रिया ने अपना सिर हिलाया। पूरी गाड़ी साफ कर दी गई थी। इतनी अच्छी तरह साफ की गई थी कि चमचमा रही थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।